अध्याय 31 बिन बुलाए मेहमान। यह जगह काफी चहल पहल वाली है, लेकिन जैसे ही सेन परिवार के सदस्य मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में दाखिल हुए, लोगों का एक और समूह राजसी ढंग से अंदर आया। यह पियर ट्री टाउन से जुहू परिवार है। क्या जुहू परिवार और सेन परिवार के बीच रिश्ते खराब नहीं हैं? वे इस समय यहां आने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? बहुत से लोग जानते थे कि यह समूह कहां से आया था। यह सेन परिवार का सबसे बड़ा शत्रुतापूर्ण हिस्सा था। जुहू परिवार। जुहू परिवार पास के शहर का अधिपति था और प्राकृतिक संसाधनों पर लड़ाई के कारण उनके और सेन परिवार के बीच बहुत संघर्ष हुआ करता था। बहुत से लोगों को लगा कि जल्द या बाद में सेन परिवार और जुहू परिवार के बीच एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। ठीक इसी समय जुहू परिवार इतने सारे लोगों को लेकर आया और प्रकट हुआ, इसलिए अनगिनत लोगों का पहला विचार यह था कि जुहू परिवार मुसीबत की तलाश में आया है। किसन, आज मेरे सेन परिवार की सभा है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? यह देखकर 6 सेन परिवार के बेटों में सबसे बड़े दीपक सेन के पिता रंगासेन लोगों के एक समूह को लेकर आए और उनका सामना किया। रंगासेन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? हम यहाँ सिर्फ माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा बनाने के लिए आए हैं। किसन नाम के पुरुष ने रंगासेन को तिरस्कार से देखा और उस नजर में उसने रंगासेन को अपनी नजरों में भी नहीं देखा। किसन भी जुहू परिवार के बेटों में सबसे बड़ा था, लेकिन वह रंगासेन से अलग था। वह पहले से ही जुहू परिवार का भावी स्वामी बनने के लिए तैयार था और वह आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर का विशेषज्ञ भी था। इसलिए उसकी नजर में रंगासेन उसके बराबर भी नहीं था। उससे बात करने के लिए एकमात्र व्यक्ति वर्तमान गुरु गंधार सेन ही था। किसन, हमारे सेन परिवार की सभा में जुहू परिवार का स्वागत नहीं है। ठीक उसी समय देवसेन भी वहां आ गया। क्या सेन परिवार में कोई नहीं बचा है? तुम्हें लगता है कि अब मुझसे बात करने की तुम्हारी बारी है? किसन का चेहरा बदल गया और आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर का दबाव रंगासेन और अन्य लोगों पर बिना रोकटोक के हावी हो गया। रंगासेन ने उस पल भौहें सिकोड़ लीं। वह जो सिर्फ 8वें स्तर पर था, उस दबाव को झेलने में सक्षम नहीं था। लेकिन उस कठिन समय के दौरान देवसेन आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में कहा, मैं देवसेन तुम जैसे लोगों के खिलाफ काफी हूं। उसी समय जब उसकी आवाज गूंजी, देवसेन का मजबूत दबाव उसके शरीर से बाहर निकल गया। उस दबाव ने न केवल किसन के दबाव को खत्म कर दिया, बल्कि उसने जुहू परिवार में भी अपना रास्ता बना लिया। यह बदलाव बहुत तेजी से हुआ और किसन को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। देवसेन के दबाव से उसके पीछे खड़ी भीड़ को पीछे धकेल दिया गया और केवल किसन ही प्रतिरोध करने में सक्षम था। आत्मिक क्षेत्र का 9वां स्तर। किसन के चेहरे पर हैरानी का भाव था। चाहे जो भी हो, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि देवसेन भी आत्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया है और वह दबाव उससे ज्यादा मजबूत था, कमजोर नहीं। आत्मिक क्षेत्र का 9वां स्तर। सेन परिवार का 5वां सदस्य देवसेन आत्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। प्रभावशाली। इस उम्र में वह पहले ही आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि परिवार के मालिक का पद उसके अलावा किसी और का नहीं होगा। देवसेन के दबाव को महसूस करते हुए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के बाहर आश्चर्य की चीखें सुनाई दीं। यहाँ तक कि बैठे हुए गंधारसेन का चेहरा भी थोड़ा बदल गया और उसकी आंखों में आश्चर्यचकित खुशी उभर आई। 5वें भाई, तुमने सफलता कब पाई? रंगासेन ने भावुक होकर पूछा। बड़े भाई, मैंने कुछ दिन पहले ही यह काम पूरा किया है, देवसेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। देवसेन हमेशा अपने बड़े भाई के प्रति सम्मान रखता था। यह अच्छा है, यह अच्छा है, आगे बढ़ना अच्छा है।
ऐसा लगता है कि मास्टर का स्थान वास्तव में आपके अलावा किसी और का नहीं होगा। रंगासेन मुस्कुराया और देवसेन के कंधों को थपथपाया क्योंकि वह देवसेन के लिए वास्तव में खुश था। आमतौर पर सबसे बड़ा व्यक्ति ही परिवार के मालिक की स्थिति में बैठता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे केवल सेन परिवार की ताकत की परवाह थी। बड़े भाई, ऐसा लगता है कि ये शब्द थोड़ा जल्दी कह दिए गए हैं। अचानक रंगासेन की पीठ से एक और स्तर 9 आत्मा क्षेत्र का दबाव आया। सिर घुमाकर देखने पर रंगासेन और देवसेन के चेहरे पर परिवर्तन दिखाई दिया। उनके पीछे एक सफेद चेहरे वाला अधेड़ उम्र का पुरुष धीरे धीरे चल रहा था। वह व्यक्ति सेन परिवार का छठा बेटा था और धवल का पिता निसानत सेन भी था। छठे भाई, तुम भी 9वें स्तर पर पहुंच गए हो। रंगासेन का पहले से ही खुश चेहरा और भी खुश हो गया। बड़े भाई, यह सिर्फ आत्मा क्षेत्र का 9वां स्तर है, इसलिए ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। मेरा लक्ष्य मूल क्षेत्र है। निसानत सेन शांति से मुस्कुराया और उसके पूरे शरीर से गर्व की भावना निकल पड़ी। तो सेन परिवार का 6वां बेटा भी 9वें स्तर पर है। ऐसा लगता है कि गुरु की स्थिति अभी तय नहीं हुई है। हे, लगता है आज हमें कुछ अच्छे शो देखने को मिलेंगे। जो लोग वहां मौजूद थे वे चिल्लाए, लेकिन आसपास की शक्तियों के चेहरे बहुत बदसूरत थे। वे बहुत स्पष्ट थे कि आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर 2 विशेषज्ञों की अचानक उपस्थिति का क्या मतलब था। यहाँ तक कि घमंडी और असभ्य किसन भी भौहें सिकोड़ रहा था और उसके मुंह का कोना फड़क रहा था। यह उसके जुहू परिवार के लिए अच्छी बात नहीं थी। जो लोग आए हैं वे मेहमान हैं। रंगा, जुहू परिवार को यहाँ बैठने दो। ठीक उसी समय एक ऐसी आवाज आई जो गड़गड़ाहट की तरह स्पष्ट थी, और यह गंधारसेन था जो बोल रहा था। उस समय गंधारसेन मुस्कुराहट से भरा हुआ था। देवसेन और निसानत सेन उसके 2 सबसे छोटे बेटे थे, और अगर वे उस उम्र में आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर गए थे, तो मूल क्षेत्र में प्रवेश करना केवल समय की बात थी। इसका मतलब यह भी था कि उसके सेन परिवार के पास योग्य उत्तराधिकारी थे, तो वह खुश कैसे नहीं हो सकता था। क्योंकि वह इतना खुश था, उसने इस बात की परवाह नहीं की कि किसन और अन्य लोग यहाँ किस लिए आए थे, और उसने उन्हें बैठने के लिए भी आमंत्रित किया। जुहू परिवार के सभी लोग इस तरफ आए। अपने पिता की बातें सुनकर रंगासेन ने कुछ नहीं कहा और जुहू परिवार की भीड़ को सीटों की ओर ले आया। देवसेन ने आगे की पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन उसी समय निसानत सेन उसके पास गया और धीमी आवाज में पूछा, 5वें भाई, तुम्हें क्या लगता है कि पिताजी किसे चुनेंगे, तुम्हें या मुझे? जाओ और खुद ही उससे पूछ लो। देवसेन ने उसे एक नजर देखा और जल्दी से उसके पास चला गया। हालांकि वे भाई थे, देवसेन हमेशा निसानत सेन के काम करने के तरीकों को नापसंद करता था। अगर देवसेन से पूछा जाता कि वह किसे अपना गुरु नहीं बनाना चाहता, तो बिना किसी संदेह के वह निसानत सेन का नाम लेता। हम देवसेन के पलटते ही निसानत सेन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखों से एक ठंडी नजर निकली। लेकिन उनकी तुलना में सेन परिवार के 3 अन्य उम्मीदवारों के चेहरे उदास और चिंतित थे। परिवार के मालिक बनने का उनका अवसर पहले ही खो चुका था और इससे उन्हें वाकई बहुत बुरा लगा। लेकिन सबसे उदास व्यक्ति अभी भी सेन परिवार का चौथा बेटा था। सेन परिवार के चौथे बेटे के पास आत्मिक क्षेत्र में 8वें स्तर की साधना थी। अगर उसका बेटा संभव सेन न होता, जिसने आध्यात्मिक मन का खो दिया था, जिसे खरीदने के लिए उसने बहुत ज्यादा कीमत खर्च की थी, तो वर्तमान समय में वह भी आत्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर हो सकता था। शायद वह देवसेन और निसानत सेन की तरह हो सकता था और सभी मेहमानों के सामने खुद को दिखा सकता था। जितना ज्यादा वह सोचता, उतना ही ज्यादा गुस्सा आता,
और वह इतना गुस्सा था कि वह अपने दांत पीस रहा था, अपने होंठ काट रहा था और उसके चेहरे के साथ छिद्रों से धुआं निकल रहा था। उसने चुपके से तय किया कि सभा के बाद वह अपने बेटे संभवसेन को कुछ और बार कोड़े मारेगा, वरना वह अपने दिल में भरी नफरत से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। यह खत्म हो गया है। पिताजी की निगाहें पहले ही जानलेवा हो सकती हैं। सभा के बाद मुझे जल्दी से हजार हवा वाले स्कूल में वापस लौटना है और मैं पिताजी को अपनी परछाई भी नहीं दिखाने दूंगा। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर एक खास कोने में संभवसेन चुपके से अपने पिता के हाव भाव देख रहा था। उसने उस दिन की सजा के बारे में सोचा और वह अपनी आंखों को छूने से खुद को नहीं रोक सका जो बाहर निकली हुई थीं। तुरंत एक ज्वलंत गर्म तेज दर्द हुआ और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बिपिन, मैं यह कर्ज तुम्हें वापस कर दूंगा। है न संभवसेन? तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? किसने तुम्हें पक्षी में बदल दिया? लेकिन ठीक उसी समय उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और देखा, संभवसेन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। पास से वह अपराधी जिसने उसके पिता को पीटा था उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी जो उसके दुर्भाग्य पर खुशी जता रही थी। अध्याय 32 मैं स्वीकार करता हूं। बिपिन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब अतुलनीय रूप से उदास संभवसेन ने बिपिन को देखा तो वह एक बम की तरह था जो आग से टकराया था। उसके दिल में जमा हुआ उग्र क्रोध तुरंत फट गया। उसने अपना दबाव फैलाया जो आत्मा के दायरे का 5वां स्तर था और दूसरों की निगाहों को अनदेखा करते हुए उसने अपनी मुट्ठी उठाई और बिपिन की ओर दौड़ा। अपनी शक्ति के साथ वह वास्तव में बिपिन को एक मुक्का में मारना चाहता था। मेरे भाई को छूने की हिम्मत कौन करेगा? लेकिन संभवसेन के करीब पहुंचने से पहले ही उसने अपने कानों में गुस्से से भरी चीख सुनी। उसी समय एक तेज हवा उसके चेहरे की ओर झपटी और उसे पीछे की ओर उड़ाती रही, जिससे वह लगभग जमीन पर गिर गया। शिखर सेन। ऊपर देखते हुए संभवसेन घबरा गया क्योंकि बिपिन के बगल में एक सुंदर युवक खड़ा था। यह बिपिन का बड़ा भाई शिखर सेन था। उस पल में संभवसेन द्वारा जलाई गई आग तुरंत बुझ गई। वह शिखर सेन से अधिक परिचित नहीं हो सकता था क्योंकि वह सेन परिवार की युवा पीढ़ी में एक व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता था और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। संभवसेन, सुनो, अगर तुमने मेरे भाई पर फिर से हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा। शिखर सेन ने संभवसेन की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी। बिपिन का दिल उस दृश्य से गर्म हो गया और यह वैसा ही था जैसा कि जब वह छोटा था। जब भी कोई उसे तंग करता तो सबसे पहले जो व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए आगे आता वह उसका बड़ा भाई शिखर सेन होता। आज उसे देखकर उसका बड़ा भाई और भी ज्यादा भरोसेमंद लग रहा था। अरे, कितना रौबदार व्यवहार है। पिछले कुछ सालों में जब से मैंने तुम्हें नहीं देखा है, तुम दोनों भाई बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो। अचानक एक तीखी आवाज गूंजी। सिर घुमाकर देखने पर उन्हें सेन परिवार की कई युवा पीढ़ियां आती हुई दिखाई दीं। सबसे आगे चलने वाला एक युवा था जिसका रंग गोरा और बेहद भयावह चेहरा था। उस व्यक्ति को देखकर बिपिन और शिखर सेन दोनों के चेहरे बदल गए और उनके दिलों में गुस्से की लहरें उठ गईं। हालांकि उन्होंने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था, फिर भी बिपिन ने उसे एक नजर में पहचान लिया। वह वही व्यक्ति था जिसने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उन्हें बुरी तरह से अपमानित किया। धवल, तुम सच में वापस आ गए और मुझे लगता है कि अब उस साल के कुछ कर्ज चुकाने का समय आ गया है। शिखर सेन ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी आंखों में गुस्सा छिपा हुआ था। कुछ सालों तक स्कूल में रहने से तुम्हारा स्वभाव थोड़ा खराब हो गया है।
तुम्हें लगता है कि तुम सच में सेन परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। धवल ने शिखर सेन को तिरस्कार से देखा। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सेन परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 हूं या नहीं। शिखर सेन की आवाज और भी ठंडी हो गई। लोग उसके शरीर से निकलती ठंड को भी महसूस कर सकते थे, क्योंकि वह अपने दिल में गुस्से को बलपूर्वक सहन कर रहा था। बुरा नहीं है, तुम में हिम्मत है। फिर तुम बिपिन के बारे में क्या सोचते हो? धवल ने बिपिन की ओर देखा। मैंने सुना है कि तुम उस दूसरे दर्जे के एज्योर ड्रैगन स्कूल में 5 साल तक बाहरी कोर्ट में रहे थे। तुम कितने मूर्ख हो कि 5 साल तक उस भयानक जगह पर रहे। भले ही तुम हमारे सेन परिवार से नहीं हो, फिर भी तुम्हारा नाम सेन परिवार के नाम पर ही है। क्या तुम्हें हमारे सेन परिवार का सम्मान खोना बेशर्मी नहीं लगता? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। बेहतर होगा कि तुम दोनों मुझसे प्रतियोगिता में न मिलो, नहीं तो मैं तुम्हें तब तक हराऊंगा जब तक तुम 7 साल पहले की तरह वापस नहीं आ सकते। मैं आपको यह भी बता दूं कि गुरु का पद मेरे पिता निशानत सेन का होगा, क्योंकि उनके पास मेरे जैसा उत्कृष्ट पुत्र धवल है। ऐसा कहने के बाद धवल लोगों के समूह को प्रतियोगिता पंजीकरण के लिए ले आया। शिखर सेन पहले तो ऊपर जाकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि किसी ने उसके कपड़े खींचे हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बिपिन था। भाई, ऐसे लोगों को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता में उसे जमीन पर लिटा देना ही सबसे अच्छा तरीका है, बिपिन ने शांति से कहा। बिपिन को देखते हुए शिखर सेन खुद को खाली आंखों से घूरने से रोक नहीं सका। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना थी और उसे लगा कि उसका भाई अलग था। जहां तक बारीकियों की बात है तो उसे नहीं पता था कि कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा व्यक्तित्व एक गहरे और अप्रत्याशित व्यक्ति में बदल गया था। गंधार सेन के कुछ विनम्र शब्द कहने के बाद सेन परिवार की युवा पीढ़ी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में उतरी। पहली प्रतियोगिता बस ऐसे ही शुरू हुई। बिपिन ने जो नंबर निकाला था उसे लेकर वह 5वें स्टेज पर चढ़ गया। जैसे ही वह स्टेज पर गया, कुछ अपमानजनक आवाजें भी आने लगीं। यह बिपिन है न? क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो एज्योर ड्रैगन स्कूल में 5 साल तक बाहरी कोर्ट के शिष्य के रूप में रहा था? उसने आखिरकार इस साल आंतरिक कोर्ट में प्रवेश किया। अगर वह इनर कोर्ट में भी प्रवेश कर गया तो भी वह कचरा ही है। उसने प्रतियोगिता में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? वह वास्तव में नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है या जमीन कितनी मोटी है। क्या यह बढ़िया नहीं है? इससे उसे एक अच्छा सबक मिलेगा और देवसेन को भी पता चल जाएगा कि उसका बेटा कचरा है या नहीं। बिपिन को जानने वाले ज्यादातर लोग सेन परिवार से थे और बिपिन को अपमानित करने की हिम्मत करने वाले लोग भी सेन परिवार में कुछ हैसियत वाले लोग थे। वे न केवल बिपिन को शर्मिंदा करना चाहते थे, बल्कि वे देवसेन को और भी ज्यादा शर्मिंदा करना चाहते थे। बिपिन, यह आप हैं? ठीक उसी समय एक और व्यक्ति मंच पर आया। बिपिन ने जब उस व्यक्ति को पास से देखा तो वह अवाक रह गया। वह उसका पुराना दुश्मन अजयसेन था। लेकिन बिपिन की तुलना में अजयसेन का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसके मुंह का कोना फड़क रहा था और वह अपनी बदकिस्मती को कोस रहा था कि कैसे वह पहले राउंड में बिपिन से मिला। अजयसेन, अगर तुम्हें ठीक से याद है तो मुझे लगता है कि यह आदमी 2 दिन पहले ही आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर में प्रवेश कर गया है। ऐसा लगता है कि बिपिन को कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। सेन परिवार के सदस्य जो वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ थे, उन्होंने देखा कि अजयसेन बिपिन के खिलाफ जा रहा था और वे मन ही मन खुश हुए। उन सभी को लगा कि अजयसेन के लिए बिपिन की देखभाल करना बहुत आसान था। अजयसेन भाई बचपन से ही बिपिन को पसंद नहीं करते थे।
उन सभी का मानना था कि अगर अजयसेन ने हमला किया तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा। इसलिए वे सभी उस दृश्य की उम्मीद कर रहे थे जिसमें बिपिन की बुरी तरह पिटाई होगी। मैं मानता हूं। लेकिन ठीक उसी समय मंच पर अजयसेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया। उसने हार मान ली। अजयसेन, तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो शुरू भी नहीं किया था, फिर भी हार मान ली। पास से एक भयंकर चीख आई और वह अजयसेन के पिता की थी। अपने पिता की तीखी निगाहों का सामना करते हुए अजयसेन की अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव आया, लेकिन अंत में उसने अपने दांतों को भींच लिया, घूम गया और मंच से नीचे चला गया। यह क्या है? उस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। हार मान ली। ऐसा कुछ था जो आपने सेन परिवार की प्रतियोगिताओं में अक्सर नहीं देखा था, और हार मानने वाला अजयसेन था और उसका प्रतिद्वंद्वी बिपिन था। यह कैसे संभव था? क्या अजयसेन मूर्ख था? क्या उसके दिमाग में कोई समस्या थी? क्या हुआ? सेन परिवार के सदस्य जो सच्चाई नहीं जानते थे, वे अवाक रह गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अजयसेन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसकी हरकतों ने उन्हें वाकई काफी हैरान कर दिया। गंधारसेन भी अजयसेन की हरकतों की ओर आकर्षित था। उसने भौहें सिकोड़ी और उसकी बूढ़ी निगाहों से पता चलता था कि वह भी उलझन में था। बिपिन इस राउंड में जीतता है। लेकिन कोई बात नहीं, बिपिन ने वास्तव में जीत हासिल की। हालांकि इससे लोगों को एक अथाह एहसास हुआ, बिपिन वास्तव में प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। पहले राउंड के बाद बिपिन को जल्दी से दूसरे स्टेज पर ले जाया गया। जब उसने स्टेज पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे उसने हाल ही में हराया था, तो बिपिन भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह व्यक्ति अजयसेन का बड़ा भाई विजयसेन था। उस समय विजयसेन का चेहरा पीला पड़ गया था और होंठ हरे हो गए थे। उसने मन ही मन कोसा, हम दोनों भाइयों को वाकई 8 पीढ़ियों का दुर्भाग्य मिला है। हम इस शैतान से कैसे मिले? हालांकि वह अपने दिल में बहुत अनिच्छुक था, लेकिन उसे बिपिन से बहुत पीड़ा हुई थी और वह उसके साथ कोई भी मारपीट नहीं करना चाहता था। कुछ सोचने के बाद उसने एक ऐसा काम किया जिसने सेन परिवार को स्तब्ध कर दिया। मैं मानता हूं। अध्याय 33 बिपिन बनाम संभव सेन। अरे, यह क्या स्थिति है? इस बार सेन परिवार की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि कई बाहरी लोग भी जो बिपिन को नहीं पहचानते थे, उनकी नजरें उसकी ओर उठीं। यह युवक कौन है? उसने तो लगातार विरोधियों को गोल खाने पर मजबूर कर दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके कपड़ों को देखकर लगता है कि वह एज्योर ड्रैगन स्कूल का आंतरिक दरबारी शिष्य होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह पिछले सेन परिवार के समारोहों में दिखाई दिया था। वह सरल नहीं है। बिल्कुल भी सरल नहीं है। बिना किसी वार पलटवार के उसने विरोधी को डरा दिया। इस तरह की निरोधक क्षमता के साथ उसका भविष्य कैसा होगा? वहां उपस्थित भीड़ में से कुछ लोगों ने बिपिन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और गुप्त रूप से उन्हें लगा कि बिपिन काफी प्रभावशाली व्यक्ति है। हाँ? तुम क्या सोच रहे हो? यह सेन परिवार का कचरा है, सेन परिवार का एक पुरुष जो बिपिन से बेहद नफरत करता था, उसने दुखी होकर कहा। ओह, आप इस युवक को जानते हैं? एक बड़े व्यक्ति ने पूछा। बेशक मुझे पता है। मैं सेन परिवार से हूं, इसलिए मुझे साफ पता है कि यह लड़का बेकार है। देखो, इस लड़के ने दोनों भाइयों को रिश्वत दी होगी और वह बस झांसा दे रहा है। मैं गारंटी देता हूं कि वह अगले राउंड में हार जाएगा, सेन परिवार के उस पुरुष ने आत्मविश्वास से कहा। हो, उस युवक के बारे में तो आपकी कुछ राय होगी ही ना? कोई बुरा न मानना,
लेकिन आप तो पहले से ही वयस्क हैं, तो फिर खुद को बच्चे की तरह क्यों गिरा रहे हैं? वह बड़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, क्या तुम कह रहे हो कि मैं उसकी निंदा कर रहा हूं? मैं सच ही कह रहा हूं। सेन परिवार का वह पुरुष बहुत क्रोधित था। तो फिर मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, अगर तुमने जैसा कहा वैसा ही हुआ और वह युवक अगले राउंड में हार गया, तो ये चांदी के सिक्के तुम्हारे होंगे। अगर नहीं तो हे तुम समझ गए। उस बड़े व्यक्ति ने चांदी का एक तैल निकाला। क्यों नहीं शर्त लगाओ? मुझे तो बस डर था कि तुम नहीं लगाओगे, यह देखकर कि मुफ्त पैसे थे। सेन परिवार का वह आदमी क्यों नहीं लेगा? बहुत जल्दी उसने भी चांदी का एक तैल निकाल लिया। मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ठीक उसी समय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के बीच से एक और चिल्लाहट आई। अपनी निगाहें केंद्रित करते हुए सेन परिवार के पुरुष चौंके बिना नहीं रह सके। फिर से यह बिपिन का मंच था, और जिसने हार स्वीकार की वह गयासेन था। लानत है! यह दुर्भाग्य है। सेन परिवार का वह पुरुष अवाक था और उसका मन थोड़ा अस्तव्यस्त था। हे खेद है कि आप हार गए। यह देखकर बड़े व्यक्ति ने खुद की मदद की और मुस्कुराते हुए पुरुष के हाथ से चांदी का तैल ले लिया। नदियों को दिए गए अपने चांदी के तायल को देखते हुए सेन परिवार के पुरुष को दर्द की लहर महसूस हुई और उसने कहा, क्या तुम अब और शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? इस बार मैं 3 तायल चांदी की शर्त लगाऊंगा। क्यों नहीं, बस डर है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। उस बड़े व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, मुझे भी इसमें शामिल कर लो। मैं उस युवक की जीत पर दांव लगाता हूं। मुझे भी गिन लो। मैंने भी उस युवक की जीत पर शर्त लगाई है। इसी समय आसपास के कुछ दखलंदाज लोग भी इसमें शामिल हो गए। आओ आओ आओ, सब आओ। और कौन? मैं तुम सबको साथ लेकर चलूंगा। सेन परिवार का वह पुरुष घबरा गया और उसने सीधे अपना पूरा पैसों का थैला बाहर निकाल लिया। अंदर दर्जनों टैल चांदी थी और उसने सब बाहर उड़ेल दिया। विजयसेन, अजयसेन और गयासेन के लगातार हार मानने के बाद सभी पर्यवेक्षक अव्यवस्थित हो गए। सेन परिवार की तो बात ही छोड़िए, बाहर के लोग भी उसे घूर रहे थे। अधिक से अधिक लोग यह अनुमान लगाने लगे कि वह बिपिन कौन था। उन्होंने शिखर सेन के बारे में सुना और उन्होंने धवल सेन के बारे में भी सुना। आखिरकार वे दोनों युवा प्रतिभाशाली थे जो एक प्रथम श्रेणी के स्कूल में दाखिल हुए थे। लेकिन यह बिपिन कहां से आया? चूंकि लोग उत्तर का अनुमान नहीं लगा पा रहे थे, बिपिन भी असहाय था। वह सभा का उपयोग अपनी चाल दिखाने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा। बिपिन जैसे ही उदास हुआ, एक खूबसूरत व्यक्ति मंच पर आया। उसने अपनी नजरें टिकाईं और देखा कि वह हिमांशी था। बिपिन, आपकी लगातार 4 जीत के लिए बधाई, हिमांशी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। हिमांशी, मजाक करने की जरूरत नहीं है, बिपिन ने हंसते हुए कहा, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल गया कि कुछ ठीक नहीं था। 4 बार? यह सिर्फ 3 बार था। हिमांशी, तुम नहीं करोगे? हिमांशी ने बिपिन की स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखते हुए शरारती ढंग से मुस्कुराई। फिर वह मंच से बूढ़े व्यक्ति से चिल्लाई, मैं भी मानती हूं। उस समय पूरा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान पूरी तरह से स्तब्ध था। यहां तक कि सेन परिवार की कुछ युवा पीढ़ी भी बिपिन पर अपनी नजरें गड़ाए बिना नहीं रह सकी और उनकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं। वे सवालों से घिरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। केवल वे लोग जो एज्योर ड्रैगन स्कूल से थे राहत की सांस ले रहे थे और महसूस कर रहे थे कि बिपिन से न मिलकर वे भाग्यशाली थे, अन्यथा वे भी ठीक यही चुनाव करते। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं।
तुम सबसे अच्छे व्यक्ति हो जिसे मैंने कभी देखा है। उसी समय देखने वाली भीड़ के एक निश्चित क्षेत्र में लोगों का एक बड़ा समूह सेन परिवार के पुरुष को घेर रहा था और बिना रोक-टोक के उसके हाथ में मौजूद चांदी के सिक्के छीन रहा था। झपटने पर वह खाली हो गया। सेन परिवार के उस पुरुष को अपना खाली बैग देखकर रोना भी आ गया। उसे गहराई से महसूस हुआ कि उसके साथ धोखा हो रहा है। बिपिन को देखकर एजियोर ड्रैगन स्कूल के सभी शिष्यों ने क्यों हार मान ली। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वह यह नहीं सोच पा रहा था कि बिपिन ने उन्हें ऐसा क्या दिया था कि वे इतनी आज्ञाकारी ढंग से हार मान गए। टकराना। दूसरे स्टेज पर अनीता सेन युद्ध के स्टेज से नीचे गिर रही थी। अगर स्टेज के बाहर मौजूद सेन परिवार के बुजुर्गों ने उसे सही समय पर नहीं पकड़ा होता तो वह निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाती। अनीता सेन, ऐसा लगता है कि एजियोर ड्रैगन स्कूल के मार्शल कौशल में कुछ भी खास नहीं है। संभव सेन मंच से नीचे चला गया और उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान लटकी हुई थी। संभव सेन, तुम्हारा साधना स्तर मुझसे अधिक है। अगर मैं भी 5वें स्तर पर होता तो मैं हार नहीं जाता, अनीता सेन ने कड़वाहट भरे चेहरे के साथ कहा। यह सही है, लेकिन मेरी साधना तुमसे अधिक है और यह भी मेरी योग्यता पर निर्भर है, संभव सेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम? अनीता सेन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और उसके दिल में एक अकथनीय शिकायत थी। वह पहले ही आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी और अगर सभा कुछ दिनों बाद होती तो वह निश्चित रूप से आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर जाती। लेकिन चूंकि वह हार गई थी, इसलिए वह हार गई और वह किसी भी चीज का बचाव नहीं करना चाहती थी। संभव सेन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम अनीता सेन से 1 साल बड़े हो। एक बड़े भाई के रूप में तुमने छोटी बहन के खिलाफ जीत हासिल की। क्या यह गर्व करने लायक है? अचानक एक आवाज सुनाई दी। अनीता सेन ने देखा कि बिपिन सेन परिवार के कुछ वरिष्ठ लोगों की अगुवाई में शांति से चल रहा था। बिपिन, तुम मेरे अगले प्रतिद्वंद्वी हो। बिपिन को देखकर संभव सेन जाहिर तौर पर बहुत खुश था, क्योंकि वह जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा सबक देना चाहता था वह बिपिन था। डर गए? अगर डर गए हो तो हार मान सकते हो, बिपिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अगर मैं तुम्हें बुरी तरह नहीं पीटता तो इसका मतलब है कि तुमने कल साफ शौच किया था। संभव सेन ने ठंडी सांस ली और मंच पर कूद पड़ा। उसने बिपिन की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ आओ। बिपिन, क्या तुम आश्वस्त हो? अनीता सेन थोड़ा चिंतित थी, क्योंकि उसे लगा कि हिमांशीन बिपिन को बहुत नुकसान पहुंचाना चाहता था। चिंता मत करो, मुझे उसके जैसे लोगों के खिलाफ सिर्फ एक बार हमला करना है। बिपिन ने हल्के से मुस्कुराया और मंच की ओर चलने लगा। लेकिन ठीक उसी समय अनीता सेन ने बिपिन का हाथ खींचा और धीरे से पूछा, बिपिन, क्या तुम आंतरिक दरबार शिष्य परीक्षा में प्रथम आए हो? बिपिन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अनीता सेन की निगाहें जवाब के लिए लालायित थीं, इसलिए वह उससे झूठ नहीं बोल सका। वह केवल अपना सिर हिला सका और उसके बाद वह छलांग लगाकर मंच पर उतर गया। उस पल अनीता सेन की अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। उसकी खूबसूरत आंखें लगातार चमक रही थीं और यहाँ तक कि उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो गई थी। हालांकि उसके दिल में पहले से ही जवाब था, फिर भी बिपिन से पुष्टि प्राप्त करने के बाद उसे लगा कि यह अकल्पनीय था। उसने अपना सिर उठाया और संभव सेन की ओर देखा, जो जीतने के लिए दृढ़ था, और उसके मुंह के कोनों ने एक मीठी मुस्कान बना ली। किसी कारण से उसे संभव सेन के लिए सहानुभूति का स्पर्श महसूस हुआ। अध्याय 34, सभी को आश्चर्यचकित करना। आखिरकार वह मौका आ ही गया। यह देखकर कि बिपिन का प्रतिद्वंद्वी संभव सेन था, सेन परिवार के पुरुष का अवसाद तुरंत हवा में उड़ गया।
उसकी जगह एक बेहद खुश चेहरा आ गया। जाहिर है वह जानता था कि संभवसेन में किस तरह की ताकत थी। वह आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर था और वह सेन परिवार की युवा पीढ़ी में शीर्ष 5 में रहने में सक्षम था। संभवसेन और बिपिन के बीच टकराव को देखकर वह समझ गया कि उन दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। संभवसेन निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा, इसलिए उसे यकीन था कि बिपिन हार जाएगा। क्या तुम सब में और अधिक दाव लगाने की हिम्मत है? सेन परिवार के उस पुरुष ने जोर से चिल्लाकर कहा। बेशक, लेकिन क्या आपके पास अभी भी पैसे हैं? सेन परिवार के पुरुष से सभी रजत पदक जीतने वाले लोग हंसे और बोले। हम क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? नर ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी जेब से 2 सेंट स्पिरिट ग्रास निकाले। जब तक तुम्हारी हिम्मत है, मैं अंत तक तुम्हारे साथ खेलता रहूंगा। उसके हाथ में संत आत्मा घास देखकर आसपास के बहुत से लोग अवाक रह गए। संत आत्मा घास एक उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधि थी और उनमें से एक को 1 तायल सोने के लिए बेचा जा सकता था। यह 100 तायल चांदी के बराबर था। सेन परिवार के पुरुष ने एक ही बार में 2 निकाल लिए। यह देखकर कई लोग उसके साथ शर्त लगाने के योग्य भी नहीं थे, लेकिन उसकी शर्त को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि वह जीत जाएगा। यही कारण था कि बहुत से लोग उससे ईर्ष्या करते थे, लेकिन उसके साथ शर्त लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत से लोग इतनी बड़ी शर्त हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। तुम बहुत साहसी हो। मैं तुम्हारे साथ एक बार और खेलूंगा। लेकिन उस बड़े व्यक्ति ने वास्तव में 2 संत आत्मा घास निकाली और सेन परिवार के पुरुष के सामने उसे दिखाया। हे बढ़िया! यह देखकर सेन परिवार का पुरुष बहुत प्रसन्न हुआ। बड़े व्यक्ति ने जो गड्ढा खोदा था वह उथला नहीं था और बदला लेने का मौका उसकी आंखों के सामने था। जल्दी देखो, शो शुरू होने वाला है। ठीक उसी समय किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा। मंच पर देखते ही देखते संभवसेन ने बिपिन पर भयंकर हमले शुरू कर दिए। हुश हुश हुश! संभवसेन बिपिन के सामने आया और उसने दोनों मुट्ठियों से हमला किया, लेकिन अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया। एक हमला दूसरे से ज्यादा तेज था और एक मुट्ठी दूसरे के ठीक बाद आई। हवा उसकी मुट्ठियों के घूंसे से पैदा हुई थी और वे साधारण हमले नहीं थे। यह एक भयंकर मुक्केबाजी तकनीक थी, एक रैंक 2 मार्शल कौशल। बिपिन उन हमलों से दूर बाएं और दाएं झुके जो भयंकर हवा और तूफान की तरह थे। वह छिपे तौर पर आश्चर्यचकित था कि संभवसेन उस दक्षता के लिए रैंक 2 कौशल का उपयोग करने में सक्षम था। यह अन्याय नहीं था कि अनीता सेन हार गया। दुख की बात यह है कि उनके लिए ये कौशल सैकड़ों खामियों के समान थे जो एक झटके में भी काम नहीं आ सकते थे। अचानक बिपिन ने अपने पीछे हटते कदम रोक दिए और अब और नहीं चकमा दिया। वह बस चुपचाप संभवसेन के हमले का इंतजार कर रहा था। अच्छा मौका है, यह देखकर संभवसेन ने सोचा कि बिपिन ने गलती की है। उसने अपनी मुट्ठी कसी और बिपिन के चेहरे पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। उस पल बिपिन के लिए चिंतित लोगों के पसीने छूट गए। उन्हें डर था कि बिपिन उस हमले को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप इंसान होते तो आप महसूस कर सकते थे कि संभवसेन के मुक्के में कितनी ताकत है। बिपिन से नफरत करने वाले लोग बहुत खुश थे। वे बहुत लंबे समय से उस पल का इंतजार कर रहे थे और वे चाहते थे कि संभवसेन उस एक मुक्के से बिपिन को मार डाले। लेकिन निःसंदेह बिपिन उन लोगों को निराश करने वाला था। हाँ! अचानक बिपिन चिल्लाया और उसके शरीर से असीम दबाव फूट पड़ा। उसका एक मुक्का बिजली की तरह था और यह सीधे संभवसेन के मुक्के की ओर गया। क्रैक! दोनों मुट्ठियां टकराईं और हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी।
उसी समय संभवसेन चिल्लाया और उसने अपना दाहिना हाथ गले से लगा लिया। वह मंच से नीचे लुढ़क गया और दर्द से चीखने लगा। छठा स्तर आत्मा क्षेत्र। उस क्षण, चाहे वह प्रशिक्षण मैदान के बाहर हो या अंदर, हर कोई हैरान था। यहाँ तक कि गंधारसेन भी अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को नहीं रोक सका और उसके चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। जहाँ तक बिपिन के पिता देवसेन का सवाल है, वह अचानक उठ खड़े हुए और उनका शरीर भावनात्मक रूप से कांपने लगा। जिस क्षण बिपिन ने हमला किया, लगभग सभी लोग महसूस कर सकते थे कि बिपिन का दबाव आत्मा क्षेत्र का वास्तविक छठा स्तर था। यह कैसे हुआ? क्या बिपिन सेन परिवार का कचरा नहीं था? उसके पास 6वें स्तर की शक्ति कैसे हो सकती है? क्या वह शिखर सेन और धवल सेन जैसा नहीं है? सेन परिवार की भीड़ के भीतर सदमे की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। वे संभवतः इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। बिपिन वह। दरअसल अनीता सेन, दीपक सेन, हिमांशी, विजय सेन, अजय सेन, गया सेन और अन्य एज्योर ड्रैगन स्कूल के लोग भी हैरान थे। वे जानते थे कि बिपिन बेहद शक्तिशाली था, क्योंकि वह अकेले ही 40 भयंकर जानवरों को मार सकता था और वह एक भयंकर व्यक्ति बन गया था जो आंतरिक दरबार शिष्य परीक्षा में एक था। लेकिन उन्होंने केवल अनुमान लगाया कि बिपिन के पास आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर की शक्ति थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वह 6वें स्तर पर था। 6वां स्तर आत्मा क्षेत्र। अपनी पीढ़ी में उसे पहले से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता था। बिपिन उस वर्ष केवल 15 वर्ष का था और 15 वर्ष की आयु में आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर पर होने का मतलब था कि उसके पास असीमित क्षमता थी। न केवल सेन परिवार ने आह भरी, बल्कि पूरा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान आश्चर्यचकित होकर चिल्ला उठा, क्योंकि वे बिपिन की ताकत से दंग थे। सेन परिवार में एक 15 वर्षीय लड़का दिखाई दिया जो आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर पर था। यह एक विस्फोटक खबर थी और एक तरह से बिपिन की ताकत शिखर सेन और धवल सेन की ताकत से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। आखिरकार बिपिन उन दोनों से 2 साल छोटा था। 2 साल के समय में बिपिन की ताकत के साथ उसके लिए आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर को तोड़ना असंभव नहीं था। जीनियस। यह वाकई एक जीनियस है। सेन परिवार में ऐसी ही एक जीनियस छिपी हुई थी। इस पर यकीन करना वाकई मुश्किल है। ऐसा लगता है कि सेन परिवार को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है और प्रतिभाशाली लोग प्रतिभाशाली लोगों से ही निकलते हैं। उनकी भविष्य की उपलब्धियां केवल इस छोटे से लीनिंग माउंटेन टाउन तक ही सीमित नहीं रहेंगी। अलग अलग शक्तियों के लोगों ने अनथीन प्रशंसा की। सेन परिवार का भविष्य बिपिन और अन्य के प्रदर्शन से पता चला। लेकिन उनके अपने परिवार में इतनी उत्कृष्ट युवा पीढ़ी नहीं थी। तो उसके पास ऐसी ताकत थी। शिखर सेन जो अभी भी मंच पर था, वह भी बिपिन की शक्ति से आकर्षित था। उसके चेहरे पर अपार खुशी छा गई। यह कैसे संभव है? यह कैसे हुआ? यह तो बस। लेकिन अन्य लोगों के आश्चर्य की तुलना में एक निश्चित क्षेत्र में एक सेन परिवार का पुरुष जमीन पर लंगड़ा कर बैठा था। उस पल में उसे आखिरकार पता चल गया कि हिमांशी, गया सेन, विजय सेन और अजय सेन लगातार क्यों हार मान रहे थे। उन्होंने ऐसा बेतरतीब ढंग से नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि बिपिन के पास वह पूर्ण शक्ति थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वह बड़ा व्यक्ति चला आया और 2 संत आत्मा घास ले गया। यह देखकर कि उसकी संत आत्मा घास किसी ने ले ली है, सेन परिवार के पुरुष की आंखों में एक बेजान भाव था, मानो वह पूरी तरह से निराश हो गया हो। अचानक उसने अपनी बाहें हिलाईं और अपने चेहरे पर 2 बार थप्पड़ मारे, फिर धीमी आवाज में चिल्लाया, मूर्ख। आसपास के लोग उसकी हरकतों को समझ सकते थे।
हालांकि यहाँ कोई गरीब लोग नहीं थे, लेकिन वे बहुत अमीर लोग भी नहीं थे। दो संत आत्मा घासों का छिन जाना किसी के लिए भी बहुत बड़ा झटका था। समझ तो समझ में आती थी, लेकिन किसी ने उससे सहानुभूति नहीं जताई। सेन परिवार में एक वरिष्ठ के रूप में उसने उसी परिवार की युवा पीढ़ी के एक व्यक्ति की निंदा की। दूसरों की नजर में इसे जो बोया वही काटना कहा जाता है। अच्छी तरह से योग्य। ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर लोग बिपिन की ताकत के कारण चिल्ला रहे थे। उस समय वह पहले से ही दूसरे मंच पर कदम रख चुका था, लेकिन उस पल बिपिन का चेहरा बहुत बदसूरत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका प्रतिद्वंद्वी उसका बड़ा भाई शिखर सेन था। अध्याय 35 चिंकारा। युद्ध के मंच पर दोनों भाई एक दूसरे को अपनी चारों आंखों से देख रहे थे। बिपिन का चेहरा बेहद बदसूरत था, जबकि शिखर सेन के चेहरे पर मुस्कान थी। उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, मानो वे अपनी दृष्टि से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हों। शिखर सेन बिपिन के लिए खुश था। चूंकि वह उस उम्र में आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम था, इसका मतलब था कि उसकी प्रतिभा उसकी खुद की प्रतिभा से बढ़कर थी। अचानक शिखर सेन का मुंह थोड़ा सा खुला और उसने अपना सिर घुमाया और मंच से दूर खड़े सेन परिवार के वरिष्ठों की ओर बोलना शुरू कर दिया। मैं मानता हूं। लेकिन जब ये दो शब्द बोले तो शिखर सेन की मुस्कान तुरंत जम गई। हालांकि वे शब्द वही थे जो वह कहना चाहता था, लेकिन वे उसके द्वारा नहीं कहे गए थे। भाई तुम। शिखर सेन ने बिपिन की ओर देखा और उसकी निगाहें गुस्से से भरी हुई थीं। वह मूल रूप से बिपिन को मौका देना चाहता था, लेकिन बिपिन एक कदम तेज था। बिपिन का चेहरा पहले से ही बहुत बेहतर था क्योंकि वह शांति से शिखर सेन के बगल में चला गया, मुस्कुराया और कहा, इसका बुरा मत मानो। मुझे लगता है कि चूंकि आप दोनों एक प्रथम श्रेणी के स्कूल के शिष्य हैं, इसलिए आप उसके प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। उसे हराओ और उस साल की हमारी शर्म को धो डालो। उसे हराओ और उसे बताओ कि सेन परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति कौन है। यह कहने के बाद बिपिन ने मंच छोड़ दिया, लेकिन उसके कार्यों ने निस्संदेह एक और बड़ी लहर पैदा कर दी। कुछ लोगों ने सोचा कि बिपिन स्नेही था और उसने अपने बड़े भाई को मौका दिया, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि बिपिन को अपनी सीमाएं पता थीं। वह जानता था कि वह शिखर सेन या धवल सेन का विरोधी नहीं था, इसलिए उसने हार मान ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचते थे। शिखर सेन का दिल इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट था कि उसके छोटे भाई ने अपने शब्दों में क्या कहा था। प्रतियोगिता अंतिम चरण में पहुंच गई जब बिपिन ने हार स्वीकार कर ली। शिखर सेन और धवल सेन, वे दोनों ही आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर पर थे और दोनों ने प्रथम श्रेणी के स्कूल में प्रवेश लिया। बिना किसी और रहस्य के वे अंतिम प्रतिद्वंद्वी बन गए। प्रतियोगिता का सबसे रोमांचक क्षण भी आ गया था। लगभग सभी की निगाहें दो युवा लोगों के शरीर पर केंद्रित थीं और सेन परिवार की युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत के लिए लड़ाई शुरू हुई। फुफ। उन दोनों ने एक दूसरे पर मुक्का मारा और सभी प्रकार के चकाचौंध भरे युद्ध कौशल का बिना रोकटोक इस्तेमाल किया। वे वास्तव में एक प्रथम श्रेणी के स्कूल के शिष्य थे। न केवल उनके कौशल मजबूत थे, बल्कि उनकी युद्ध तकनीक भी उच्च गुणवत्ता वाली थी। जब शानदार कौशल और तेज हवा मंच पर ऊपर नीचे उड़ रही थी, तो उन दोनों ने सभी के लिए एक दृश्य भोज प्रस्तुत किया। भाई तुम्हें जीतना ही होगा। लेकिन जब अधिकांश लोग प्रशंसा के मूड में थे, बिपिन को केवल यही उम्मीद थी कि शिखर सेन जीतेगा। यह लड़ाई सिर्फ खिताब के लिए नहीं थी, यह इस बात का भी प्रतिनिधित्व कर रही थी कि उस साल धवल द्वारा बिपिन और शिखर सेन के अपमान को मिटाया जाएगा या नहीं। टकराना।
लेकिन जब धवलसेन के जोरदार मुक्के से शिखरसेन खून से लथपथ होकर मंच से नीचे गिर गया तो बिपिन की सारी उम्मीदें धूल के साथ तुरंत गायब हो गईं। भाई! बिपिन पागलों की तरह शिखरसेन की ओर भागा और उसे बहुत डर था कि उसका बड़ा भाई बुरी तरह घायल हो गया है। जब वह शिखरसेन के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि शिखरसेन चुपचाप उसे देख रहा था और उसके आंसू बह रहे थे। उसने बेहद शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा, तुम्हारा बड़ा भाई बेकार है और मैंने तुम्हें निराश किया है। इतना कहकर शिखरसेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गया। अपने भाई की चोटों को इतना गंभीर देखकर बिपिन तुरंत घबरा गया। हे, जैसा मैंने कहा, प्रतियोगिता में बेहतर होगा कि तुम भाई मुझसे न मिलो, वरना मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम वापस नहीं उठ पाओगे। तो क्या मैंने वह नहीं किया जो मैंने कहा था? मंच पर मौजूद धवल ने ठंडी मुस्कान के साथ बिपिन की ओर देखा। उसका स्वर उपहास से भरा हुआ था। कमीने, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। यह देखकर बिपिन एक गुस्से में बाघ की तरह था। वह मंच पर कूदना चाहता था और फैसला करना चाहता था कि कौन श्रेष्ठ है। बिपिन, रुक जाओ! लेकिन बिपिन के उछलने से पहले ही एक मजबूत हाथ ने बिपिन के कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा। वह उसके पिता देवसेन थे। राउंड पहले से ही सेट है। दूसरों की नजरों में मजाक मत बनो। हालांकि देवसेन का स्वर शांत था, बिपिन उसकी नजर से बता सकता था कि देवसेन कितना गुस्से में था। यह सही था। कौन पिता अपने बेटे को इस तरह पिटता देखकर नाराज नहीं होगा? लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना था। यह सही है। आज्ञाकारी, अपने पिता की बात सुनो वरना तुम्हारे पिता गुरु के पद का मौका खो देंगे। धवल ने मजाक करना जारी रखा। धवल, मेरा सुझाव है कि तुम थोड़ी शालीनता से बात करो। उस घमंडी धवल का सामना करते हुए देवसेन का चेहरा ठंडा पड़ गया। पांचवें चाचा, मैं कहाँ गलत हूँ? तथाकथित विजेता राजा है, हारने वाला चोर है। विजेता के रूप में मैं हारने वाले का अपमान कर सकता हूँ। यह मेरा अधिकार है, धवल ने निराशा से कहा। यह सही है पांचवें चाचा, मैं सोच रहा हूं कि आपने पहले ही मास्टर की स्थिति पर अपना मौका खो दिया है। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को दोष देना है तो अपने दोनों बेटों को ही दोष दो। अगर वे मुझे पीट सकते थे तो मालिक का पद तुम्हारा होता। लेकिन कितनी शर्म की बात है। जीतने वाला मैं धवल हूं, न कि आपके दोनों बेटे। हाँ। धवल चलते समय अपनी पागल हंसी को दूर ले गया। उस समय बिपिन का गुस्सा भड़क रहा था, लेकिन वह सिर्फ बर्दाश्त कर सकता था। धवल ने जो कर्ज छोड़ा था उसे वह देरसवेर ब्याज समेत वापस कर देगा। लेकिन वह अभी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह सभा के नियमों को नहीं तोड़ सकता था। खास तौर पर अब यह उसके पिता के लिए परिवार के स्वामी को चुनने का महत्वपूर्ण क्षण था, इसलिए वह किसी भी तरह से देवसेन पर बोझ नहीं डाल सकता था। बस इसी तरह प्रतियोगिता का पर्दा गिर गया। धवलसेन प्रतियोगिता का विजेता बन गया और जनता की स्वीकृति के साथ सेन परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति भी बन गया। स्वाभाविक रूप से धवल और उनके पिता निशानत सेन इस सभा के सबसे बड़े विजेता बन गए। सभी को लगा कि धवल के प्रतियोगिता में प्रथम आने के बाद निशानत सेन के लिए परिवार के स्वामी का पद पाने की संभावना और भी बड़ी थी। वास्तव में ऐसा ही था। गंधार सेन ने प्रतियोगिता में प्रथम आने का इनाम व्यक्तिगत रूप से धवलसेन को दिया। उन्होंने धवलसेन को सभा के बाकी विवरण देखने के लिए अपने बगल में बैठने दिया। उनकी आंखें प्रेम में डूबी हुई थीं। सेन परिवार के जूनियर्स में कुछ कौशल है, लेकिन दुख की बात है कि यह केवल सेन परिवार तक ही सीमित है।
लेकिन जैसे ही सेन परिवार ने प्रतियोगिता की समाप्ति की घोषणा की, अचानक उपहास से भरी एक आवाज गूंजी। लोगों ने अपनी निगाहें एकाग्र कर लीं और हर कोई खाली निगाहों से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। दर्शकों की भीड़ में एक खास जगह पर एक युवक खड़ा था। वह युवक सिर्फ 17 या 18 साल का था, लेकिन उसकी आंखें बहुत गंभीर थीं। वह उस नजर से धवल को घूर रहा था जो गंधारसेन के बगल में खड़ा था। तुम कौन हो? मेरे सेन परिवार में इतना क्रूर व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी ने ऊंची आवाज में पूछा। मैं प्रथम श्रेणी के 100 परिवर्तन स्कूल का आंतरिक दरबार शिष्य हूँ। चिंकारा, पियर ट्री टाउन के जुहू परिवार से किसन का बेटा। इसके अलावा मैं यहाँ अत्याचारी व्यवहार करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ अपने सेन परिवार के साथियों से थोड़ा बहुत सीखना चाहता हूँ। चिंकारा ने सार्वजनिक रूप से सेन परिवार की युवा पीढ़ी को चुनौती दी, जिससे सेन परिवार के बुजुर्ग बेहद नाराज हो गए। एक के बाद एक उन्होंने किसन की आलोचना की। आप सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? मेरे बेटे ने यह बात बहुत साफ साफ कह दी है। यह सिर्फ कुछ सीख है, कोई जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है और आपको लगता है कि आपके सेन परिवार की युवा पीढ़ी में मेरे बेटे चिंकारा के खिलाफ जीतने की क्षमता नहीं है, तो हम अभी यहां से जा सकते हैं, किसन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उन शब्दों ने सेन परिवार को पूरी तरह से उलझा दिया। अगर वे चुनौती स्वीकार नहीं करते तो भविष्य में वे हंसी का पात्र बन जाते। इसलिए उनके सामने चुनने के लिए केवल एक ही रास्ता था। अध्याय 36, मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। धवल, क्या तुम आश्वस्त हो? गंधारसेन ने धवल की ओर देखा जो उसके बगल में था। दादाजी, मैं ऐसे लोगों को 10 चालों में निपटा सकता हूं। धवल ने आत्मविश्वास से भरे हुए कहा। बहुत बढ़िया। जाओ, इस जुहू परिवार को हमारे सेन परिवार की युवा पीढ़ी की ताकत का पता चलने दो। गंधारसेन संतोष से मुस्कुराया। हाँ सर। धवल ऐसे भागा जैसे वह उड़ रहा हो, फिर अचानक छलांग लगा दी। हवा में एक खूबसूरत छलांग लगाने के बाद वह मंच पर उतरा। ट्रैश जुहू परिवार, देखते हैं कि तुम मेरी 10 चालें झेल सकते हो या नहीं। धवल सेन ने तुरंत हमला किया और सुंदर मुक्केबाजी तकनीकों का एक सेट प्रदर्शित किया, क्योंकि वह पागलों की तरह चिंकारा पर टूट पड़ा। हालांकि चिंकारा ने भी नहीं टाला। उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी और जब धवल उसके करीब आया तो उसने आगे बढ़कर अपना हाथ उठाया और थप्पड़ मार दिया। टकराना। उस थप्पड़ से क्षितिज पर खून का एक सुंदर फूल दिखाई देने लगा। धवल सेन, जो पहले बाघ की तरह मजबूत था, वह तुरंत ही डोरी टूट जाने के कारण पतंग की तरह हो गया। वह हवा में वापस उड़ गया और भयंकर रूप से जमीन पर उतरा। एक चाल। उसने केवल एक चाल का उपयोग किया। सेन परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति धवल सेन, जो आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर पर था, वह जुहू परिवार के युवा व्यक्ति से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। वह नुकसान वाकई दुखद था। प्रभावशाली। चिंकारा नाम का वह युवक आत्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। इस उम्र में उस मुकाम तक पहुंचना, क्या भविष्य में वह सारी सामान्य बुद्धि नहीं तोड़ देगा? वह सच्चा जीनियस है। उस पल सब कुछ अस्तव्यस्त हो गया। सभी तरह की चीखें बिना रुके जारी रहीं, क्योंकि वे चिंकारा की शक्ति से हैरान थे। धवल सेन को एक थप्पड़ में हराने में सक्षम होना उसकी ताकत का परिचय देता है। किसन के बेटे में इतनी प्रतिभा है। गंधारसेन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने फड़क रहे थे। धवल सेन न केवल हार गया, बल्कि वह पूरी तरह से हार गया। इसके साथ ही हर कोई जानता था कि सेन परिवार की पीढ़ी जुहू परिवार की युवा पीढ़ी को हराने में असमर्थ थी। वे एक भी हमला नहीं झेल पाए।
इससे गंधारसेन को लगा कि उसका चेहरा अस्तित्वहीन हो गया है। उसने अपना पूरा चेहरा खो दिया, लेकिन वह क्या कर सकता था? वह अपने पोते की प्रतिभा की कमी को दोष नहीं दे सकता था, है ना? आखिरकार उसके सेन परिवार में ऐसे कोई लोग नहीं थे जो इतने शक्तिशाली थे। हाँ, सेन परिवार की युवा पीढ़ी तो बस औसत दर्जे की है। किसन अपनी अहंकारी हंसी और जुहू परिवार के समूह को चिंकारा के मंच की ओर ले आया। क्या सेन परिवार में कोई ऐसा है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है? चिंकारा ने किसी को भी जाने नहीं दिया। उसने सेन परिवार की युवा पीढ़ी की ओर तिरस्कार भरी नजर डाली। उस समय हालांकि सेन परिवार के सभी लोग बहुत गुस्से में थे, लेकिन किसी ने भी चुनौती लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि वे चिंकारा को हरा नहीं सकते। अगर इसके बावजूद भी वे आगे बढ़ते तो इसका मतलब सिर्फ यह होता कि वे खुद को बदनाम कर रहे थे और लोग उनके बारे में कमतर राय रखते। बस छोड़ दो चिंकारा, सेन परिवार की युवा पीढ़ी में कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। बस उन्हें जाने दो, किसन ने हंसते हुए कहा, और यह बेहद मजाकिया था। हम यह देखकर कि वे अपनी बात पर अड़े हुए हैं, चिंकारा ने ठंडी सांस ली और किसन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। लेकिन उसी समय अचानक एक बिजली सी चीख सुनाई दी। उसी समय एक शरीर हवा में उछला और एक सुंदर वक्र के साथ मंच पर मजबूती से उतरा। बिपिन! मंच पर शव देखकर सभी चौंक गए। बिपिन वापस आओ, देवसेन जल्दी से चिल्लाया, क्योंकि उसे डर था कि बिपिन भी धवल जैसी ही स्थिति में होगा। वाकई शर्मनाक है, गंधारसेन का चेहरा हरा हो गया। उसे लगा कि बिपिन की हरकतों से सेन परिवार की बदनामी ही होगी। लड़के, तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? चिंकारा ने घृणा से बिपिन को देखा और उससे नजरें भी नहीं मिलाईं। जब तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, बिपिन ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बढ़िया। चिंकारा ने आगे छलांग लगाई और तुरंत हवा का एक झोंका आया। पलक झपकते ही वह बिपिन के सामने पहुंच गया। उसने अभी भी उस थप्पड़ का इस्तेमाल किया और उसने अभी भी उसी जगह निशाना साधा। वह चाहता था कि बिपिन धवल की तरह ही दुखी होकर हार जाए। उस पल सेन परिवार के कुछ सदस्यों ने अपना सिर घुमाया और बिना कुछ देखे रह गए। उन्हें बिपिन के लिए दुख नहीं हुआ, लेकिन वे बिपिन को देखना नहीं चाहते थे, जो सेन परिवार का और भी ज्यादा सम्मान खोने वाला था। फुसफुसाहट। लेकिन जैसे ही लोगों ने सोचा कि बिपिन निश्चित रूप से हार जाएगा, उसका शरीर थोड़ा सा बगल की ओर झुक गया और उसने आसानी से चिंकारा के हमले को चकमा दे दिया। उसके बाद बिपिन ने चिंकारा के चेहरे पर एक बैकहैंड थप्पड़ मारने का लक्ष्य बनाया। यह बिपिन की गति बहुत तेज थी और उसे कम आंकने वाला चिंकारा तुरंत चौंक गया। उसने तुरंत अपना दूसरा हाथ लिया और बिपिन के थप्पड़ को बलपूर्वक रोकना चाहा। लेकिन जैसे ही चिंकारा का हाथ बिपिन के हाथ को छूने वाला था, बिपिन का हाथ डगमगाया और अंततः गायब हो गया। अरे वाह, यह एक बहुत ही बढ़िया मार्शल कौशल है। चिंकारा अपने अनुभव के साथ उस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बिपिन की मायावी हथेली पहले ही चिंकारा की छाती पर मजबूती से लग चुकी थी। टकराना। टाटा। हथेली जमीन पर पड़ी और चिंकारा कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। शक्तिशाली शक्ति ने उसे लगभग मंच से गिरा दिया। देखो, बिपिन ने वास्तव में चिंकारा पर प्रहार किया। क्या शानदार तकनीक है। वह आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर मौजूद व्यक्ति से थोड़ा सा लाभ प्राप्त करने में सक्षम था। हर जगह आश्चर्य की चीखें गूंज उठीं और सभी को लगा कि यह अकल्पनीय था। यहाँ तक कि सेन परिवार के सदस्य जो बिपिन से नफरत करते थे, वे भी अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके और उनके चेहरे पर सदमे के निशान उभर आए।
वह थप्पड़ जिसने धवलसेन को एक ही वार में हरा दिया। बिपिन ने न केवल उसे चकमा दिया बल्कि उसने चिंकारा पर एक वार भी किया। इसका क्या मतलब था? कम से कम इसका मतलब यह था कि बिपिन की शक्ति धवलसेन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। दूसरों का तो जिक्र ही न करें, बल्कि गंधारसेन जो पहले क्रोधित था, उसने भी अधिक ध्यान दिया और उसकी निगाहों में आश्चर्य भर गया। थोड़ा कौशल, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। धमाका चिंकारा अचानक आगे बढ़ा और उसके कदम से मंच भी थोड़ा हिल गया। एक मजबूत बल के साथ वह एक बार फिर बिपिन के सामने आ गया। दोनों हाथ फैले हुए थे। मुट्ठियों की परछाई हवा में भर गई थी और अपने साथ तेज हवाएं लेकर आ रही थी। वे बारिश के तूफान की तरह थे जो हवा के साथ चल रहे थे। रैंक 3 मार्शल कौशल। भीड़ हैरान थी। वे बता सकते थे कि चिंकारा एक रैंक 3 मार्शल कौशल का उपयोग कर रहा था जिसमें वह माहिर था। बिपिन संभवतः उस ताकत के अलावा उस तरह के मार्शल कौशल का बचाव नहीं कर सकता था। यह बिल्कुल सही समय पर आया। लेकिन लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि बिपिन चिंकारा के भयंकर हमलों से पीछे नहीं हटेगा। उसके दोनों हाथों की हरकत से धीरे धीरे अनगिनत हथेलियां आ गईं। हथेली की हर छाया अतुलनीय रूप से वास्तविक थी। ध्यान से देखने पर ऐसा लगा जैसे बिपिन के शरीर में अनगिनत भुजाएं उग आई हों। उससे निकलने वाली आभा चिंकारा से भी ज्यादा मजबूत थी। बैंग 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 अनगिनत मुट्ठियां अनगिनत हथेलियों के खिलाफ चली गईं। उस समय किसी के पास फायदा नहीं था क्योंकि वे लड़ रहे थे। उसी क्षण भीड़ फिर से उबलने लगी। अगर बिपिन केवल रैंक 3 कौशल का उपयोग करता तो यह ज्यादा नहीं होता। लेकिन उसने रैंक 3 मार्शल कौशल का इस्तेमाल उस स्तर तक किया जिससे वह चिंकारा के बराबर हो गया। यह जानना जरूरी था कि वह सिर्फ 6वें स्तर पर था जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी 7वें स्तर पर था। यह बिपिन वास्तव में इस कौशल का उपयोग कर रहा है। थोड़ी देर तक देखने के बाद दीपक सेन को अचानक समझ में आ गया और उसके चेहरे पर आश्चर्य गहरा हो गया। दीपक, बिपिन कौन सा हुनर इस्तेमाल कर रहा है? अचानक उसके बगल में एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी। सिर उठाकर देखने पर पता चला कि वह गंधारसेन था। गंधारसेन के चेहरे पर भी आश्चर्य था, लेकिन जिस निगाह से वह बिपिन को देख रहा था वह उत्तर की लालसा से भरी थी। अध्याय 37 सभी को चौंका देने वाला। मूल चरण के विशेषज्ञ के रूप में गंधारसेन ने यह भी पता लगाया कि बिपिन भी रैंक 3 कौशल का उपयोग कर रहा था और यह चिंकारा द्वारा उपयोग किए जा रहे कौशल की तुलना में बहुत अधिक रहस्यमय था। उनके अनुभव के अनुसार इस तरह के कौशल को सीखना बहुत कठिन था। फिर भी बिपिन को ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली है। इसलिए आश्चर्यचकित होने के अलावा वह यह जानना चाहता था कि यह किस तरह का कौशल था। दादाजी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिपिन जिस कौशल का उपयोग कर रहा है वह एज़्योर ड्रैगन स्कूल के पूरे आंतरिक प्रांगण इल्यूजनरी पाम में प्रशिक्षित करने के लिए सबसे कठिन कौशल है, दीपक सेन ने गंभीरता से कहा। क्या? पूरे आंतरिक प्रांगण में प्रशिक्षण के लिए यह सबसे कठिन कौशल है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़का इतना प्रभावशाली था। गंधारसेन ने ठंडी हवा में सांस ली। सिर्फ इतना ही नहीं दादाजी, इस साल के इनर कोर्ट शिष्य परीक्षा में एक भयंकर व्यक्ति था जिसने अकेले ही 40 भयंकर जानवरों से युद्ध किया। सभी शिष्यों के आने से पहले उसने सभी भयंकर जानवरों को मार डाला और प्रथम होने का इनाम लिया। और हमें लगता है कि वह उग्र व्यक्ति बिपिन है, दीपक सेन ने बताना जारी रखा। दीपक सेन की बातें सुनकर गंधारसेन का चेहरा एक बार फिर बदल गया और वह इतना हैरान हो गया कि वह बोल भी नहीं पाया। उसने तुरंत बिपिन की ओर देखा,
लेकिन उसकी नजर बिल्कुल अलग थी। उस पल उसके दिल में एक विचार आया। शायद बिपिन वास्तव में सेन परिवार का चेहरा वापस पाने में सक्षम था। इससे पहले उसने कभी नहीं सोचा होगा कि सेन परिवार का चेहरा इस बच्चे के ठीक होने पर निर्भर करेगा। आखिरकार वह वास्तव में सेन परिवार का सदस्य नहीं था, लेकिन बिपिन उसकी एकमात्र उम्मीद थी। फुफ बिपिन और चिंकारा के बीच लड़ाई में यह निर्धारित करना बेहद मुश्किल था कि किसका पलड़ा भारी था। पर्यवेक्षक यह नहीं बता सकते थे कि किसका पलड़ा भारी था, लेकिन चिंकारा उदास थी। उसने अपनी ताकत और कौशल से बिपिन पर दबाव नहीं डाला और केवल अपने आप को संतुलित किया। कई दौर के हमलों के बाद उसकी सांसें पहले से ही फूल रही थीं। लेकिन बिपिन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, जैसे उसे पता ही न हो कि थकान नाम की चीज क्या होती है। यह सही नहीं है। यह आदमी इस राउंड में देरी कर रहा है और मेरी सारी ताकत बर्बाद करना चाहता है। चिंकारा को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने खुद से कहा, ऐसा लगता है कि मुझे इसे जल्दी खत्म करना चाहिए। इस बात पर विचार करते हुए चिंकारा ने धीमा होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना कौशल बदल दिया और उसके शरीर से असीम दबाव निकल रहा था। उसका पूरा वातावरण अलग था। बिपिन को महसूस हुआ कि जब उसने ऐसा किया तो मंच और भी ज्यादा हिल रहा था। चिंकारा की दोनों मुट्ठियों पर चांदी जैसा सफेद रंग था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर स्टील लगा हो और उसके साथ एक अजय आभा भी थी जो बिपिन की ओर उड़ रही थी। रैंक 4 कौशल। चिंकारा की विस्फोटक शक्ति को महसूस करते हुए सभी के चेहरे काफी बदल गए। यहां तक कि शांत हुए गंधारसेन का चेहरा भी बदल गया। रैंक 4 कौशल। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण शिष्य सीख सकता था। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में कई शक्तियां थीं। इतने सारे लोगों में से शायद एक भी ऐसा नहीं था जिसके पास रैंक 4 कौशल हो। यहां तक कि गंधारसेन के पास भी एक नहीं था। कारण बहुत सरल था। जो साधक रैंक 4 कौशल में प्रशिक्षण ले सकते थे, वे निश्चित रूप से स्कूलों में महत्वपूर्ण लोग थे। उस व्यक्ति की भविष्य की उपलब्धियां इस तरह की छोटी जगह तक सीमित नहीं होंगी। इसके अलावा न केवल रैंक 4 कौशल प्राप्त करना बेहद कठिन था, बल्कि उनमें प्रशिक्षण लेना भी बहुत मुश्किल था। भले ही लोगों को रैंक 4 कौशल मिल जाए, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाते। इसलिए चिंकारा का रैंक 4 कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से सभी को चौंका देगा। यद्यपि उन्होंने रैंक 4 कौशल की पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं की, लेकिन उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता है क्योंकि वह इस सीमा तक इसका उपयोग करने में सक्षम थे। हार गया। बिपिन हार गया। यह अनगिनत लोगों के दिलों की आवाज थी। लेकिन अगर वह हार गया तो यह अन्याय नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वह कमजोर था, बल्कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था। आखिरकार बिपिन अभी भी युवा है और आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर की शक्ति का उपयोग करके चिंकारा को इस हद तक मजबूर करना पहले से ही उसकी प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर वह चिंकारा की ही उम्र का होता तो शायद नतीजा अलग होता। भले ही सभी को लगा कि बिपिन निस्संदेह हार जाएगा, लेकिन किसी ने भी अपने दिल में उसका मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि उनके दिलों में बिपिन भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। स्वूश। लेकिन ठीक उसी समय बिपिन ने भी अपने कौशल में बदलाव किया। उसने अपने पूरे शरीर को ढकने वाली मुट्ठियों को रोक दिया और उसकी जगह एक ऐसी छवि ने ले ली जिसने हवा की तरह चिंकारा के हमले को चकमा दे दिया। बीज। उसके पीछे एक शरीर घूम रहा था। तेज हवा चल रही थी और कुछ बिजली की चिंगारियां भी चमक रही थीं। चिंकारा की पिछली गति की तुलना में गति और भी ज्यादा थी, कमजोर नहीं। यह है
हे भगवान, यह रैंक 4 कौशल है। बिपिन भी रैंक 4 कौशल का उपयोग कर सकता है। अगर यह कहा जाए कि चिंकारा ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, तो वर्तमान बिपिन लोगों को पागल कर देगा। 15 साल की उम्र में उसके पास आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर की ताकत थी। वह रैंक 4 कौशल का भी उपयोग कर सकता था। वह बस टूट गया था। लेकिन जो बात अविश्वसनीय थी वह अभी भी चिंकारा के पीछे थी। बस बिपिन ने अपना पैर बाहर निकाला और बिजली की चमक के साथ वह चिंकारा की ओर बढ़ा। लानत है, चिंकारा ने धीमे होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने हाथों को पीछे खींच लिया ताकि उसे रोक सके, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसके पैर की चाबुक कितनी मजबूत थी। फुसफुसाहट, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि बिपिन अचानक अपने बिजली की गति वाले पैर को पीछे खींच लेगा। बिपिन ने अपने हमले का कोण बदला और चिंकारा की कमर पर निशाना साधा और फिर अपने पैर से लात मारी। टकराना। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इतनी तेजी से कि चिंकारा इस पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। बिपिन के पैर ने उसकी कमर पर जोर से लात मारी और कुछ चटकने की आवाज के साथ चिंकारा उछलकर मंच से नीचे गिर गया। चिंकारा। यह देखकर किशन और अन्य लोग चौंक गए और जल्दी से उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़े। हिलना मत। अचानक चिंकारा ने दर्द से भरे चेहरे के साथ चिल्लाते हुए कहा, यह टूट गया है। कमर टूट गई है। क्या? हूं। पूरा इलाका हिल गया। चिंकारा हार गया। एक प्रथम श्रेणी के स्कूल का शिष्य, एक युवा जो आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर पर था, हार गया। और वह एक ऐसे व्यक्ति से हार गया जो उससे 2 साल छोटा था और आध्यात्मिक क्षेत्र के केवल 6वें स्तर पर था। हुआ लाला। अचानक जो लोग देख रहे थे वे सब खड़े हो गए और गरज के साथ ताली बजाने लगे। कुछ लोग तो जयकारे लगाने लगे और बिपिन का नाम चिल्लाते रहे। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। एक व्यक्ति जो 15 वर्ष का था, उसके पास आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर की साधना थी। वह रैंक 4 कौशल का उपयोग कर सकता था और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को भी हराया जो आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। उसे प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता था। वह बस एक राक्षस था। लड़ाइयां बहुत शानदार थीं। हालांकि आखिरी आदान प्रदान एक पल में हुआ, फिर भी इसने लोगों को बेहद बेफिक्र और उत्साहित महसूस कराया। सेन परिवार में भी ऐसा ही एक राक्षस दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में सेन परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। कुछ लोगों ने पहले से ही गुप्त रूप से सेन परिवार के साथ अधिक संपर्क बनाने का फैसला किया था। सेन परिवार में बिपिन जैसे राक्षस के प्रकट होने के अलावा और कोई कारण नहीं था। सेन परिवार के पास ऐसा व्यक्ति था, उनकी सफलता के लिए एकमात्र समस्या समय थी। भविष्य में वे चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते थे। इसलिए कई लोगों ने अपनी आंखों में अवसर देखा और महसूस किया कि जब तक उनके पास सेन परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं, शायद भविष्य में उनके पास भरोसा करने के लिए एक बड़ी शक्ति हो सकती है। अध्याय 38 100 मील तक प्रसिद्ध। बिपिन मंच से कूद पड़ा। उसने जय जयकार और ताली बजाने का आनंद लेने की जहमत नहीं उठाई और वह सीधे प्रशिक्षण मैदान से बाहर चला गया। बिपिन की पीठ की ओर देखते हुए किसी को समझ में नहीं आया कि क्या करें। केवल गंधारसेन ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि इस आदमी में बहुत गहरी नाराजगी है। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड से निकलने के बाद बिपिन शिखरसेन के कमरे में गया। धवलसेन का मुक्का बहुत भयंकर था और जब उसने शिखरसेन को मारा तो वह वाकई हल्का नहीं था। लगभग 4 घंटे तक बेहोश रहने के बाद वह धीरे धीरे होश में आया। भाई, बाहर क्या हुआ?
इतना शोर क्यों है? शिखर सेन को नहीं पता था कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में क्या हुआ था। कुछ नहीं, बिपिन की मुस्कान बहुत शांत थी। आह, शायद अब छठे चाचा मास्टर हैं। यह सब मेरी वजह से है। अगर मैं जीत सकता तो पिताजी। शिखर सेन खुद को दोषी ठहराता रहा। शिखर, क्या तुम ठीक हो? लेकिन ठीक उसी समय गंधार सेन अंदर आया। उसके पीछे देवसेन, रंगासेन, निसानत सेन और कुछ अन्य उच्च पद वाले लोग थे। दादाजी, मैं ठीक हूं। गंधार सेन को देखकर शिखर सेन तुरंत उठ बैठा। उसने दादाजी की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम ठीक हो तो यह अच्छी बात है। गंधार सेन हल्के से मुस्कुराया और उसके चेहरे पर दुर्लभ परोपकारिता उभर आई। फिर उसने अपने पीछे निसानत सेन पर एक नजर डाली। यह देखकर निसानत सेन ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, शिखर, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस बच्चे धवल ने अनुचित तरीके से हमला किया था। लेकिन इसे दिल पर मत लेना क्योंकि अब उसकी चोटें तुम्हारी चोटों से ज्यादा गंभीर हैं। क्या? धवल भी घायल हो गया? शिखर सेन थोड़ा स्तब्ध था। आह! निसानत सेन फूट फूट कर हंसा, लेकिन कुछ और नहीं कहा और अर्थपूर्ण दृष्टि से बिपिन की ओर देखा। निसानत सेन की निगाहों का अनुसरण करते हुए शिखर सेन पहले तो शून्यता से देखता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और उसके चेहरे का रंग बदल गया क्योंकि वह आश्चर्यचकित था। ठीक उसी समय गंधार सेन भी बोला, बिपिन, आज के लिए धन्यवाद, वरना हमारे सेन परिवार का चेहरा वास्तव में जुहू परिवार द्वारा रौंद दिया गया होता। गंधार सेन ने बोलते हुए अपनी जेब से 10 संत आत्मा घास निकाली और बिपिन को दे दी। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने का इनाम केवल 2 संत आत्मा घास थे, लेकिन अब गंधार सेन ने 10 ले लिए। यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। दादाजी, इसका क्या मतलब है? बिपिन ने न समझने का नाटक किया। यही तुम्हें मिलना चाहिए। इसे ले लो। अगर तुम इसे ले लोगे तो मैं ज्यादा सहज महसूस कर पाऊंगा। जब वह बोल रहा था, गंधार सेन के चेहरे पर माफी मांगने वाला भाव था। हालांकि उसने बिपिन के लिए कभी भी मुश्किलें नहीं खड़ी की, लेकिन उसने कभी भी उन दृश्यों को नहीं रोका जिसमें बिपिन को सेन परिवार द्वारा तंग किया जाता था। जहां तक कारण की बात है तो यह बहुत सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने दिल में भी बिपिन को पसंद नहीं करता था। लेकिन आज अगर बिपिन न होता तो उसका सेन परिवार भीड़ की हंसी का पात्र बन जाता। साथ ही बिपिन की वजह से सेन परिवार की प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गई। अभी अभी अलग अलग शक्तियों के कुछ लोग पहले से ही सेन परिवार के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त कर रहे थे। गंधार सेन जानता था कि यह बिपिन के कारण हुआ था और इसके कारण भी गंधार सेन को बिपिन के प्रति अधिक दोषी महसूस हुआ। बिपिन, यह देखकर कि बिपिन हिचकिचा रहा था, देवसेन ने जल्दी से उससे आग्रह किया, तो फिर धन्यवाद दादाजी। बिपिन ने संत आत्मा घास स्वीकार कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। गंधार सेन को बिपिन की हरकतों से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि वह खुश था। उसने पलटकर देवसेन से कहा, भविष्य में बिपिन के लिए वार्षिक पूरक 5 संत आत्मा घास होगी। गंधार सेन की बातों से न केवल दूसरे लोग बल्कि देवसेन भी चकित रह गया। ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था और गंधार सेन स्पष्ट रूप से बिपिन को अच्छी तरह से विकसित करना चाहता था। हालांकि उस समय निसानत सेन और अन्य लोगों के चेहरे अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सेन परिवार में गंधार सेन आकाश की तरह था। भले ही परिवार के मालिक की स्थिति बदल गई हो, गंधार सेन अभी भी सेन परिवार का असली मालिक था। तुम तीनों बातें करते रहो। शिखर की चोटों का ख्याल रखना याद रखो।
हालांकि आज तुम मालिक हो, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को नजरअंदाज मत करना, गंधारसेन ने देवसेन को निर्देश दिया। मैं समझ गया पिताजी, देवसेन ने जवाब दिया। गंधारसेन ने बिपिन की ओर देखा और बिपिन का बर्फीला चेहरा देखकर गंधारसेन अजीब तरह से मुस्कुराया और भीड़ लेकर चला गया। पिताजी, बिपिन के रवैये को देखिए, वह वास्तव में बहुत। जैसे ही वे आंगन से बाहर निकले, निसानत सेन ने बिपिन की आलोचना करना शुरू कर दिया। चुप रहो, लेकिन इसके बदले उसे गंधारसेन से गुस्से में फटकार मिली। उसने ठंडे चेहरे से भीड़ की ओर इशारा किया और बेहद गंभीर भाव से कहा, सब लोग सुनो, मैं किसी को भी बिपिन के बारे में कुछ भी बुरा कहते हुए नहीं सुनना चाहता। अगर मैं इसे सुनता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, इसे बिना किसी अपवाद के पारिवारिक कानून के तहत निपटाया जाएगा। ये शब्द सुनकर निसानत सेन और बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य में सेन परिवार में वे बिपिन को और नाराज नहीं कर सकते। पिताजी, अब आप मालिक हैं कमरे के साथ। बिपिन अच्छी तरह से आश्चर्यचकित था। हाँ, यह मास्टर पद पाने में सक्षम होने के लिए सब कुछ तुम्हारा धन्यवाद है मेरे प्यारे बेटे। देवसेन भी मुस्कुरा रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी सारी चीजें छिपा रहे हो। हे, बिपिन भी बहुत खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि वह अपने पिता की प्रशंसा का सामना कर रहा था। उसने देवसेन का गौरव बनने के लिए बहुत मेहनत की थी और आज ऐसा लग रहा था कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। पिताजी, भाई, यहाँ क्या हो रहा है? अंततः धुंधले सिर वाला शिखर सेन बोला। यह देखकर देवसेन पहले तो मुस्कुराया, फिर उसने बिपिन के जाने के बाद मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड पर हुई हर घटना का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें जुहू परिवार के दुखी होकर चले जाने वाले व्यक्ति गंधारसेन द्वारा यह घोषणा करना कि देवसेन मास्टर का पद संभालेंगे, विभिन्न शक्तियों के प्रति सद्भावना व्यक्त करना आदि शामिल थे। शी महसूस हुआ। बिपिन, यह देखकर कि बिपिन हिचकिचा रहा था, देवसेन ने जल्दी से उससे आग्रह किया, तो फिर धन्यवाद दादाजी। बिपिन ने संत आत्मा घास स्वीकार कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। गंधारसेन को बिपिन की हरकतों से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि वह खुश था। उसने पलटकर देवसेन से कहा, भविष्य में बिपिन के लिए वार्षिक पूरक 5 संत आत्मा घास होगी। गंधारसेन की बातों से न केवल दूसरे लोग बल्कि देवसेन भी चकित रह गया। ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था और गंधारसेन स्पष्ट रूप से बिपिन को अच्छी तरह से विकसित करना चाहता था। हालांकि उस समय निसानत सेन और अन्य लोगों के चेहरे अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सेन परिवार में गंधारसेन आकाश की तरह था। भले ही परिवार के मालिक की स्थिति बदल गई हो, गंधारसेन अभी भी सेन परिवार का असली मालिक था। तुम तीनों बातें करते रहो, शिखर की चोटों का ख्याल रखना याद रखो। हालांकि आज तुम मालिक हो, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को नजरअंदाज मत करना, गंधारसेन ने देवसेन को निर्देश दिया। मैं समझ गया पिताजी, देवसेन ने जवाब दिया। गंधारसेन ने बिपिन की ओर देखा और बिपिन का बर्फीला चेहरा देखकर गंधारसेन अजीब तरह से मुस्कुराया और भीड़ लेकर चला गया। पिताजी, बिपिन के रवैये को देखिए, वह वास्तव में बहुत। जैसे ही वे आंगन से बाहर निकले, निसानत सेन ने बिपिन की आलोचना करना शुरू कर दिया। चुप रहो, लेकिन इसके बदले उसे गंधारसेन से गुस्से में फटकार मिली। उसने ठंडे चेहरे से भीड़ की ओर इशारा किया और बेहद गंभीर भाव से कहा, सब लोग सुनो, मैं किसी को भी बिपिन के बारे में कुछ भी बुरा कहते हुए नहीं सुनना चाहता। अगर मैं इसे सुनता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, इसे बिना किसी अपवाद के पारिवारिक कानून के तहत निपटाया जाएगा। ये शब्द सुनकर निसानत सेन और बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए।
वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य में सेन परिवार में वे बिपिन को और नाराज नहीं कर सकते। पिताजी, अब आप मालिक हैं कमरे के साथ। बिपिन अच्छी तरह से आश्चर्यचकित था। हाँ, यह मास्टर पद पाने में सक्षम होने के लिए सब कुछ तुम्हारा धन्यवाद है मेरे प्यारे बेटे। देवसेन भी मुस्कुरा रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी सारी चीजें छिपा रहे हो। हे बिपिन भी बहुत खुशी से मुस्कुराया क्योंकि वह अपने पिता की प्रशंसा का सामना कर रहा था। उसने देवसेन का गौरव बनने के लिए बहुत मेहनत की थी और आज ऐसा लग रहा था कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। पिताजी, भाई, यहाँ क्या हो रहा है? अंततः धुंधले सिर वाला शिखर सेन बोला। यह देखकर देवसेन पहले तो मुस्कुराया, फिर उसने बिपिन के जाने के बाद मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड पर हुई हर घटना का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें जुहू परिवार के दुखी होकर चले जाने वाले व्यक्ति गंधारसेन द्वारा यह घोषणा करना कि देवसेन मास्टर का पद संभालेंगे, विभिन्न शक्तियों के प्रति सद्भावना व्यक्त करना आदि शामिल थे। यह सब जानने के बाद शिखरसेन का मुंह खुला का खुला रह गया और वह इतना हैरान था कि कुछ बोल नहीं पाया। बिपिन की ओर उसकी निगाहें अजीब तरह से उलझ गईं। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका भाई ऐसा होगा। लेकिन जो भी हो, बिपिन के बड़े भाई के रूप में वह बिपिन के लिए वास्तव में खुश था, क्योंकि वह जानता था उसके भाई को अब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। सभा के बाद बिपिन 100 मील की परिधि के भीतर क्षेत्र में गर्मागरम चर्चा का विषय बन गया। बहुत से लोग जानते थे कि सेन परिवार ने एक मार्शल साधना प्रतिभा पैदा की थी जो केवल 15 साल की थी। कुछ लोगों ने बिपिन के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया। एक पैर से मंच को तोड़ना, एक सांस से तूफान पैदा करना, और ये अतिशयोक्ति बस किंवदंतियां बन गईं। कुछ लोगों को तो यह भी संदेह होने लगा कि बिपिन इंसान था या नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, बिपिन स्पष्ट रूप से पर्वतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला विषय था, खास तौर पर सेन परिवार के भीतर। गंधारसेन के दबाव में किसी ने बिपिन को कुछ भी बुरा कहने की हिम्मत नहीं की और किसी ने बिपिन का अनादर करने की हिम्मत नहीं की। उनके पास बिपिन का सामना बिल्कुल नए दृष्टिकोण से करने और उसे अलग तरह से पहचानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस दिन बिपिन और अन्य लोग एज्योर ड्रैगन स्कूल में वापस लौट आए। जाते समय बिपिन ने शिखरसेन को कागज की एक पर्ची दी और उससे कहा कि वह इसे उसके जाने के बाद ही खोल सकता है। तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ है। यह कागज की पर्ची में लिखा था। बिपिन और घोड़ों पर सवार अन्य लोगों को देखते हुए जो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, शिखरसेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि उसका भाई उसे किस घेरे में ले जा रहा था। लेकिन अपने कमरे में वापस आने के बाद उसने फिर भी उत्सुकता से अपना तकिया उठाया। शिखरसेन के चेहरे पर शांत भाव था क्योंकि उसने तकिया उठाया था क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन उसका चेहरा तुरंत लहरों की तरह बदल गया क्योंकि उसके तकिए के नीचे 10 संत आत्मा घास थे। बिपिन के लिए यह संख्या ज्यादा नहीं थी, जिसने 2 आध्यात्मिक मोतियों और दर्जनों संत आत्मा घासों को परिष्कृत किया था, लेकिन शिखरसेन के लिए यह एक बड़ी संख्या थी। आह! चौंकने के बाद शिखरसेन अचानक हंसा। उसने एज्योर ड्रैगन स्कूल की दिशा में देखा और बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि अब से बड़े भाई को छोटे भाई पर निर्भर रहना पड़ेगा। अध्याय 39 शक्ति प्रदर्शित करना। बिपिन ने सेन परिवार के लिए बहुत बड़ी सेवा की थी, इसलिए गंधारसेन बिपिन के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। सेन परिवार में हर कोई इस बारे में जानता था, इसलिए बिपिन के प्रति उनका रवैया भी बदल गया। एज्योर ड्रैगन स्कूल की ओर वापस जाते समय बिपिन के प्रति शत्रुतापूर्ण लोग उसके करीब आने की पहल करने लगे।
लेकिन अनीता सेन के अलावा बिपिन का रवैया उनके सामने न तो ठंडा था और न ही गर्म। बिपिन और अनीता सेन को एक साथ मजाक करते, खेलते और जीवंत होते देखकर कई लोग अनीता सेन से ईर्ष्या करने लगे और साथ ही साथ बिपिन के प्रति अपने कार्यों पर पछतावा भी करने लगे। उनकी अंतड़ियां भी हरी हो गईं, लेकिन वे केवल पछता सकते थे, क्योंकि दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो पछतावे की दवा थी। आंतें हरी हो जाती हैं, आंतें केवल मरने के बाद ही हरी होती हैं, इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि वे पछतावे से मर गईं। अनीता सेन, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे ढूंढना याद रखना। तुम्हें पता है कि मेरा घर कहाँ है। एज्योर ड्रैगन स्कूल में पहुंचने के बाद बिपिन ने केवल अनीता सेन को अलविदा कहा और दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना वह अकड़ते हुए चला गया। दीपक सेन की अभिव्यक्ति बहुत जटिल थी जब उसने बिपिन की पीठ को देखा। वह वास्तव में बिपिन से कहना चाहता था, बिपिन, सेन एलायंस में शामिल हो जाओ। अगर तुम चाहो तो एलायंस के प्रमुख का पद भी ले सकते हो। लेकिन वह ऐसा नहीं कह सकता था क्योंकि वह जानता था कि उसके पास ऐसा कहने के लिए कोई चेहरा नहीं है। साथ ही वह यह भी जानता था कि अगर उसने ऐसा कहा भी तो बिपिन अंदर नहीं आएगा। यहां तक कि उसे लगा कि बिपिन सेनगठबंधन के लायक नहीं है। बिपिन, जो आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर मौजूद व्यक्ति को हराने में सक्षम था, यहां तक कि पूरे आंतरिक प्रांगण में भी उसे निश्चित रूप से उत्कृष्ट के रूप में देखा जा सकता था। बिपिन सीधे अपने निवास पर वापस नहीं आया। वह आंतरिक अदालत के मिशन चयन स्थान पर आया। आंतरिक प्रांगण के शिष्यों को काफी स्वतंत्रता थी, लेकिन बहुत से लोग अभी भी स्वेच्छा से साधना करने के लिए स्कूल में बने रहे, क्योंकि एज्योर ड्रैगन स्कूल बड़ी मात्रा में साधना संसाधन प्रदान कर सकता था। वार्षिक आध्यात्मिक औषधि शिकार के अलावा इस मिशन चयन स्थान को साधना संसाधन प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग कहा जा सकता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तथाकथित मिशन चयन स्थान पर सभी प्रकार के मिशनों का चयन किया जाएगा तथा उन्हें पूरा करने के बाद उचित पुरस्कार दिया जाएगा। कुछ मिशन हल्के थे और कुछ मिशन ज्यादा गंभीर थे। हल्के मिशन लोगों के लिए सामान ढूंढने या काफिले की सुरक्षा करने वाले थे, जबकि ज्यादा गंभीर मिशन राक्षसों को मारने या लड़ाई में मदद करने वाले थे। मिशनों के लिए इनाम के तौर पर स्वाभाविक रूप से वे कठिनाई से संबंधित थे। ये सारे मिशन इतने सरल क्यों हैं? बिपिन मिशन चयन स्थान के मुख्य हॉल में खड़ा था और अपने हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा दे रहा था। उसने मिशन बोर्ड पर टंगी मिशन प्लेटों पर बार बार नजर डाली, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी उसे कोई ऐसी प्लेट नहीं मिली जो उसे पसंद आई हो। अपने शरीर में दिव्य बिजली की वजह से अगर बिपिन अपने साधना स्तर को बढ़ाना चाहता था तो उसे जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती वह बढ़ती जाती। यह केवल कुछ संत आत्मा घासों द्वारा हल नहीं किया जा सकता था। इसलिए बिपिन ने अपना वर्तमान लक्ष्य आध्यात्मिक मोतियों पर रखा। लेकिन पूरे मिशन बोर्ड को देखने के बाद एक मिशन के लिए सबसे बड़ा इनाम केवल कुछ संत आत्मा घास थे। आध्यात्मिक मोती? इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ छोटी छोटी चीजों को जोड़कर महान चीजें बना सकता हूं। इस बात पर सोचते हुए बिपिन ने एक पागलपन भरा फैसला किया। उसने अपनी बाह हिलाई और पागलपन से मिशन बोर्ड पर मौजूद सभी उच्च कठिनाई वाले मिशन प्लेट्स को अपने हाथों में पकड़ लिया, जो सेंट स्पिरिट ग्रास को पुरस्कृत करते थे। अरे वाह! देखो वह लड़का क्या कर रहा है। क्या वह पागल है? वह यहां परेशानी खड़ी करने नहीं आया है ना? बिपिन की हरकतों ने निस्संदेह लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी नजर में बिपिन की उम्र के हिसाब से वह ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर पर होगा।
उच्च कठिनाई वाले मिशनों को पूरा करने के लिए कम से कम आध्यात्मिक क्षेत्र के छठे स्तर की आवश्यकता होती थी, जो वह नहीं कर सकता था। इसलिए हर किसी को लगा कि अगर बिपिन पागल नहीं था तो वह परेशानी खड़ी कर रहा था। लेकिन आखिरकार सीमित उच्च कठिनाई वाले मिशन थे। इसलिए संत आत्मा घास को पुरस्कृत करने वाले सभी मिशनों को पूरा करने के बाद बिपिन ने मध्यम कठिनाई वाले मिशनों पर अपनी नजर डाली। अगर बिपिन पागलपन से उच्च कठिनाई वाले मिशन प्लेट्स लेता तो यह केवल उनका ध्यान आकर्षित करता, लेकिन अगर बिपिन मध्यम कठिनाई वाले प्लेट्स की ओर अपना हाथ बढ़ाता तो यह उनकी नफरत को आकर्षित करता। ओई, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। बिपिन ने भौहें सिकोड़ी और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उस पर चिल्लाया था। तभी उसे पता चला कि वह उस व्यक्ति को जानता था। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने बिपिन के साथ ही आंतरिक दरबार शिष्य परीक्षा में प्रवेश लिया था, और वह व्यक्ति भी जिसे लोग बहुत मानते थे, यक्षदेव। वर्तमान यक्षदेव का चेहरा बहुत बदसूरत था। लंबे समय तक कड़ी खोज करने के बाद उसे आखिरकार एक ऐसा मिशन मिला जो उसे पसंद था, लेकिन बिपिन ने उसे झपट लिया। अगर बिपिन वाकई मिशन चाहता था तो यह ठीक था, लेकिन जाहिर है बिपिन नहीं चाहता था, इसलिए यक्षदेव इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम मुझे कोस रहे हो? बिपिन ने शांति से पूछा। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? क्या तुम्हें कोई समस्या है? क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे परिवार ने खोला है? जहां तक मैं देख सकता हूं, अपने मिशन को हथियाने के साथ तुम यहां सिर्फ परेशानी खड़ी करने आए हो। धमाका! इससे पहले कि यक्षदेव की बात खत्म होती, एक स्पष्ट थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। एक शक्तिशाली शक्ति ने यक्षदेव को एक पल के लिए ऐसा महसूस कराया कि वह तैर रहा है, क्योंकि उसका पूरा शरीर ऊपर की ओर उड़ गया। जैसे ही वह उतरा, उसने अपना मुंह खोला और 3 दांत बाहर आ गए। हुआ। भीड़ में कोलाहल मच गया, क्योंकि अभी-अभी हर कोई महसूस कर सकता था कि वह दिखने में अप्रभावी युवक आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर का विशेषज्ञ था। उसकी आभा भी बहुत मोटी थी और यह सब देखकर लोग अवाक रह गए। आत्मा क्षेत्र का 6वां स्तर। हालांकि यह आंतरिक प्रांगण में सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन उस उम्र में 6वें स्तर तक पहुंच पाना लोगों को पहले से ही हैरान कर देने वाला था। विंग्स एलायंस में ड्रैगन और टाइगर भाई भी आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर पर थे, और जाहिर है उनके सामने खड़ा युवा व्यक्ति भाइयों से ज्यादा मजबूत था। बिपिन ने भीड़ की चौंकती निगाहों को अनदेखा करते हुए अपने कंधे पर टंगे बैग में मिशन की बहुत सारी प्लेटें ठूंस लीं। उसने यक्षदेव की ओर इशारा किया जो जमीन पर पड़ा था और कहा, अगली बार जब तुम बोलो तो ध्यान से बोलो। मैं जितने चाहूं उतने मिशन लूंगा और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह कहने के बाद बिपिन ने शालीनता से वहां से प्रस्थान किया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के लोग उसके लिए उपयुक्त भी नहीं थे। यहां तक कि जो लोग आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे, उनके खिलाफ भी जब तक वह अपनी सारी ताकत का उपयोग करता, वह युद्ध कर सकता था। वह जो जानता था, उसके अनुसार पूरे आंतरिक प्रांगण में सबसे शक्तिशाली लोग केवल 8वें स्तर के ही थे, और ऐसे 10 से ज्यादा लोग नहीं थे। इसलिए पूरे आंतरिक प्रांगण में ऐसे ज्यादा लोग नहीं थे जिनसे उसे डर लगता था। इसके अलावा वेदिका के संपर्क में आने के बाद उसे अपनी साधना प्रतिभा के प्रति लोगों के संदेह की चिंता नहीं हुई, जो उसके विशेष शरीर के कारण उत्पन्न हुई थी। आखिरकार आंतरिक प्रांगण में वेदिका जैसी प्रतिभा पहले से ही मौजूद थी। यह जानना जरूरी है कि एज्योर ड्रैगन स्कूल में, एज्योर प्रांत में और यहां तक कि पूरे 9 प्रांतों में अनगिनत और भी प्रभावशाली प्रतिभाएं होंगी। इसलिए
वह जो वर्तमान जन्मजात कौशल प्रदर्शित कर रहा था उस पर संदेह करने लायक नहीं था। इसलिए बिपिन को लगा कि अब उसे अपनी ताकत छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम वह दूसरों के सामने अपना सिर तो नहीं झुकाएगा। सेन परिवार की सभा का अनुभव करने के बाद बिपिन ने भी एक सिद्धांत की खोज की। केवल शक्तिशाली ताकत से ही लोग उसका सम्मान करेंगे। इसलिए अब से वह उन लोगों के प्रति संयम का एक निशान भी नहीं रखेगा जो उसका अनादर करते हैं। यह आदमी कौन है? अभी जो दबाव वह छोड़ रहा था वह काफी डरावना था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसके बारे में पहले कभी सुना है। बिपिन की सुंदर पीठ को देखते ही लोगों ने चर्चा शुरू कर दी। मैं जानता हूं कि वह कौन है। वह बिपिन है और वह व्यक्ति भी है जिसने विंग्स एलायंस के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। ठीक उसी समय किसी ने चिल्लाकर कहा। उन शब्दों के साथ भीड़ एक बार फिर आश्चर्य में चिल्ला उठी। जहां तक यक्षदेव का सवाल है, जो फर्श पर लेटा हुआ था, उसके मन में कुछ डर था। जो व्यक्ति आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर पर था और जिसे विंग्स एलायंस का समर्थन भी प्राप्त था, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। अध्याय 40। मैं वेदिका का प्रेमी हूं। मेरे सामने से हट जाओ। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही बिपिन मिशन चयन स्थान से बाहर निकला, उसने एक लड़की की तीखी आवाज सुनी। वेदिका। उस आवाज को सुनकर बिपिन घबरा गया। उसने सोचा कि वेदिका मुसीबत में पड़ गई है, इसलिए वह जल्दी से आवाज की दिशा में चला गया। दरअसल पास में ही उसे वेदिका की आकृति मिली। लेकिन उस समय वेदिका के आसपास 1 दर्जन से ज्यादा स्वॉर्ड एलायंस के सदस्य थे। उन्होंने अपनी आभा नहीं छिपाई, इसलिए बिपिन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। सबसे शक्तिशाली एक युवा व्यक्ति था और वह आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर पर था। उस व्यक्ति का कद ऊंचा था, चेहरा गोरा था, भौहें मोटी थीं और आंखें बड़ी थीं। यह कहा जा सकता है कि वह एक विशिष्ट सुंदर लड़का था। वह वर्तमान में वेदिका को देखकर भयावह रूप से मुस्कुरा रहा था और तलवार गठबंधन के सदस्यों का समूह भीड़ के सामने वेदिका को चिढ़ा रहा था। लेकिन शायद वेदिका की विशेष स्थिति के कारण सफेद चेहरे वाले पुरुष की चिढ़ाने की क्षमता काफी अधिक थी, जिससे वेदिका बेहद नाखुश हो गई और उसके गुस्सा करने की तैयारी के संकेत मिलने लगे। यह देखकर बिपिन, जो मूल रूप से मदद करना चाहता था, उसने तुरंत अपने कदम रोक दिए। वह वेदिका की ताकत को स्पष्ट रूप से समझ गया था। वह आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर थी, फिर भी उन लोगों ने वेदिका को परेशान करने की हिम्मत की। वे बस मरना चाह रहे थे। लेकिन जाहिर है लड़की अभी भी अपनी ताकत को उजागर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बलपूर्वक सहन किया और हमला नहीं किया। इसलिए बिपिन सिर्फ जीवंतता के लिए दर्शकों में शामिल हो गया और अपने दिल में छिपे हुए हंसे, मैं देखूंगा कि तुम इसे कितने समय तक सहन कर सकते हो। लेडी वेदिका, मैं अनमोल आपको सच में पसंद करता हूं। क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकती? पूरे आंतरिक प्रांगण में, चाहे वह स्थिति, ताकत या रूपरंग हो, मेरे अलावा आपके लिए कौन उपयुक्त हो सकता है? अनमोल। अनमोल नामक उस गोरे चेहरे वाले पुरुष ने गहरी भावनाओं के साथ कबूल किया। लेकिन उसकी चोर आंखें वेदिका के शरीर को आगे पीछे स्कैन कर रही थीं। जब उसने एक आकर्षक क्षेत्र देखा तो वह अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं सका। तुम। वेदिका की सहन शक्ति स्पष्ट रूप से सीमा तक पहुंच गई थी, क्योंकि जिस चीज को वह सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी वह थी किसी के द्वारा परेशान किया जाना। लेकिन जैसे ही वह भड़कने वाली थी, उसने अचानक भीड़ में एक जानी पहचानी शख्सियत देखी। अचानक एक ख्याल आया
और उसने अपना गुस्सा वापस लेते हुए थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अनमोल से कहा, दरअसल मैं पहले से ही किसी से प्यार करती हूँ। क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? कौन? वेदिका की बातें सुनकर अनमोल को ऐसा लगा जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो और वह तुरंत क्रोधित हो गया। वेदिका ने गर्व से मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर अपनी नजर डाली और एक बहुत ही गर्म स्वर का उपयोग करते हुए कहा, प्रिय, तुम सिर्फ यह देख रहे हो कि कोई मुझे परेशान कर रहा है। और वह जिस व्यक्ति को देख रही थी वह भीड़ में बिल्कुल बिपिन था। लानत है, बिपिन ने अपने दिल में चिल्लाते हुए कहा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वेदिका उसे इतनी जल्दी खोज लेगी और उसने उसे बेवकूफ भी बनाया। वेदिका स्पष्ट रूप से उसे एक ढाल के रूप में ले रही थी। हालांकि वह अपने दिल में नाराज था, लेकिन एक इंसान होने के नाते और अपने आसपास के लोगों की एकाग्र निगाहों का सामना करते हुए बिपिन कैसे पीछे हट सकता था। आखिरकार वह मूल रूप से वेदिका की मदद करने की योजना बना रहा था। बेबी, मैं अभी आया हूँ। कौन सा कमीना तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं उसकी देखभाल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। बिपिन ने भीड़ से बाहर निकलते हुए एक नाटक किया। वह वेदिका के सामने आया, भयावह रूप से मुस्कुराया, फिर एक ऐसी हरकत की जिसने सभी को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और तेज हवा का झोंका आया। इसने नाजुक छोटी सी सुंदरता वेदिका को उसके आलिंगन में धकेल दिया। यह दृश्य वाकई लोगों की आंखें चौड़ी और जबड़े खुले रखने वाला था। हर किसी के मुंह खुले रह गए और कुछ लोगों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वेदिका कौन थी? वह एक प्रतिभाशाली महिला थी जिसे भीतरी प्रांगण में हर कोई जानता था और वह एक प्रसिद्ध सुंदरी भी थी। हालांकि उसे देखने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन जो लोग उसे देखते थे वे उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कई लोग तो उसे अपनी नजर में देवी भी मानते थे। जिन लोगों के पास मजबूत क्षमताएं और मजबूत पृष्ठभूमि थी, उन्होंने सीधे वेदिका के सामने अपनी स्वीकारोक्ति की। यह अनमोल उनमें से सिर्फ एक थी। तुम? इतने सारे लोगों के सामने छेड़खानी किए जाने पर वेदिका भी इस हद तक क्रोधित थी कि उसकी दोनों आंखों में आग लग गई थी। लेकिन यह सोचकर कि यह उसके लिए था, उसने अपने गुस्से का दृढ़ता से विरोध किया। न केवल वह भड़की नहीं, बल्कि वह खुशी की मुस्कान से भरी हुई थी और बिपिन की बाहों में बनी रही। उस पल बिपिन को अपने पेट को छूती हुई दो मुलायम गेंदों का एहसास हुआ। उस आरामदायक एहसास ने उसे एक बार तो कांपने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद वह खुद को और ज्यादा कसकर वेदिका को गले लगाने से नहीं रोक सका और उस मुलायम एहसास का जितना चाहे उतना आनंद लिया। अरे तुम कौन हो? जैसे ही उसने देखा कि उसकी अपनी देवी को उसके सामने कोई और गले लगा रहा है, अनमोल को लगा कि उसके दिल में क्रोध उमड़ रहा है और उसके शरीर से हत्या की भावना निकल रही है। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसे वेदिका प्यार करती है। बिपिन ने अपनी छाती बाहर निकाली और गर्व से अपना सिर उठाया। तुम कमीने! वेदिका ने अपने दिल में कोसा। हर कोई समझ सकता था कि बिपिन का क्या मतलब था। उसका मतलब था कि वेदिका उससे प्यार करती थी, न कि इसके विपरीत। लानत है! मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। आखिरकार अनमोल भड़क गया। उसने अपनी पीठ के पीछे तलवार निकाली और बिपिन की ओर वार किया। प्रिय, मेरे लिए उसका ख्याल रखना। जिस बात ने बिपिन को अवाक कर दिया वह यह थी कि उसके आलिंगन में मौजूद वेदिका ने वास्तव में उसे बाहर धकेल दिया था। उस धक्के में बहुत ताकत थी और इसने उसे सीधे अनमोल की तलवार की ओर धकेल दिया। वह बस बिपिन का फायदा उठा रही थी और वह बिना किसी भेदभाव के बदला ले रही थी। लेकिन बिपिन के पास क्या ताकत थी?
आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के लोग उसके प्रतिद्वंद्वी होने के लायक भी नहीं थे। 6वें स्तर के व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। टकराना। बिपिन ने एक तरफ झुककर अनमोल के हमले को चकमा दिया। उसके बाद उसने अपना पैर उठाया और सीधे अनमोल को लात मारकर उसे दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। लड़के, तुम मरने की फिराक में हो, यह देखकर तलवार गठबंधन के बचे हुए दर्जन भर सदस्यों ने हाथों में तलवार लहराई और बेरहमी से बिपिन की ओर हमला कर दिया। लेकिन वे बिपिन के विरोधी कैसे हो सकते थे? पलक झपकते ही दर्जन भर लोगों को इस हद तक पीटा गया कि उनकी नाक से खून बहने लगा। पूरे शरीर पर चोटें आईं। वे फर्श पर लौट रहे थे और दर्द से चीख रहे थे। तब बिपिन ने अनमोल के शरीर पर कदम रखा और आक्रामक तरीके से कहा, अगर आपने भविष्य में मेरे प्रिय को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं आपके सभी दांत तोड़ दूंगा। इतना कहकर बिपिन हंसते हुए वेदिका के सामने गया और बिना किसी रोक-टोक के उसे गले लगा लिया। फिर उसने कहा, चलो वहां बैठते हैं डार्लिंग। फिर वह इतराता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। यह आदमी कौन है? उसने वेदिका के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। जिस दृश्य में वे दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हुए जा रहे थे, उसे देखकर साथ ही लोगों को उसकी पहचान पर संदेह होने के साथ ही हृदय विदारक आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। चलते समय बिपिन वास्तव में बेलगाम था। उसने वेदिका को कसकर गले लगा लिया, जबकि वेदिका की तिरस्कार भरी निगाहों और उस छोटे हाथ को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जो छुपकर उसकी बाह पर चुटकी काट रहा था। बिपिन के विचार ये थे, भले ही मुझे दर्द सहना पड़े, फिर भी मैं तुम्हारा छोटा मोटा फायदा उठाऊंगा। तथाकथित अगर तुम छोटी मोटी चीजों का फायदा नहीं उठाते तो तुम कोई फायदा नहीं उठाते। मुझे ढाल के रूप में लेने की यही कीमत है। कमीने, बहुत हो गया। जैसे ही वे बिपिन के घर में दाखिल हुए, वेदिका ने बिपिन को धक्का देकर दूर कर दिया। हवा का एक झोंका आया और वेदिका की तेज लात बिपिन की ओर बढ़ी। धिक्कार है। बिपिन हैरान था क्योंकि वेदिका ने उससे आगे निकल गई, चाहे वह गति हो या ताकत। यह लड़की पहले से ही आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी।